सच्चाई को आप नहीं बदल सकते। इस देश में इस्लामिक आतंकवाद पूरे चरम पर है, राजनीतिक है, सोशल है। इसके अलावा इस देश में अलग अलग तरीके से उस आतंकवाद को सुबह शाम फरोख्त किया जाता है, बढ़ाया जाता है, लेकिन उसके बाद भी हम कहते हैं आतंकवाद का कोई काम नहीं होता। लेकिन सिखों का कुछ थोड़े दिन के लिए आतंकवाद हुआ था, लोगों को धर्म पता चल गया, हिंदू में 2 लोगों को पकड़ लिया, हिंदू का आतंकवाद पता चल गया। लेकिन पूरी दुनिया में फ्रांस में, लंदन में, कोई मुल्क ले लीजिए, उस धर्म में जो लोग आतंकवाद कर रहे हैं वो मारने से पहले कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, नारे तक भी अल्लाह अकबर, उसके बाद भी हम कहते नहीं धर्म नहीं होता सब आतंकवाद। ये मक्कारी जिस दिन इस देश के 80 करोड़ हिंदुओं के दिलो दिमाग से निकल जाएगी, आधी समस्या उस दिन सॉल्व होगी। हम चीजों को समझना नहीं चाहते। अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून। आज आप सबकी पुरजोर फरमाइश पे आप लोगों ने जो इतने मैसेजेस मुझे करते रहे हैं, तो पुष्पेंद्र जी आपको पता है कि किन मामलात में कितने बिजी रहते हैं, लेकिन बहरहाल उनका जो ज्ञान है, जो वो हमें चीज़ें बताते हैं, वो कहीं और से हमें नहीं मिलती और हम उनसे सीखने की बहुत कोशिश करते हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया कि आज आप हमारे साथ जुड़े हैं। पुष्पेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। अरे भाई, ये आपकी मोहब्बत है कि आप मुझे दावत देते हैं और मैं आपके लिए कभी भी बिजी नहीं हूं। हाँ, ये बात जरूर है कि हमारे हिंदुस्तान में हमारे एक दोस्त हैं अर्नब गोस्वामी, उनके साथ थोड़ा आपने देखा कि जो भी कुछ हो रहा है उस वजह से कुछ पब्लिक में जाना पड़ता है। कल भी मैं, जीडी बख्शी, RSN सिंह, सुशील पंडित वगैरह वहां गए, काफी देर उनके बारे में बोला, और अपनी जिम्मेदारी भी एक होती है आपकी, वो भी करनी होती है। उतने ही मामलात हैं, बाकी कोई मसला नहीं है। थैंक यू सर। मैं अजीज दोस्तों को ये बता दूं कि आपके सवालात में अगले पोर्शन में लूंगा। पहले मेरे जहन में जो इतने सवालात जमा हैं, मैं वो पुष्पेंद्र जी से पूछूंगा। पुष्पेंद्र जी, मेरा मेन टॉपिक तो ऑफ कोर्स सनातन धर्म है और उसके हवाले से एक अवेयरनेस हम जो चलाने की कोशिश कर रहे हैं और सीखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक तो आपको पता है कि ये सनातन धर्म हिंदुओं को भी नहीं पता कि क्या है। तो हमें जो ये ब्यूटीफुल थ्योरी ऑफ लाइफ है उसको समझना है, लेकिन उससे पहले मैं आपके पास 2 मुद्दे हैं मेरे पास जो आपसे हम जानना चाहेंगे। पहला मुद्दा तो जैसे कि आपने जिक्र किया गोस्वामी का, तो अर्नब जी का एक एग्रेसिव स्टाइल ऑफ जर्नलिज्म है, उस पर बहुत लोग उसको पसंद भी करते हैं, उसको नापसंद भी करते हैं, लेकिन जो ये हो रहा है उनके साथ, और मैं अर्नब जी का एक फैन और मैंने उनके, क्योंकि वो सच बोलते हैं और सच बोलने वाला थोड़ा तल्ख हो जाता है, थोड़ा कड़वा बोलता है, तो सच हमेशा कड़वा होता है। तो अर्नब जी के साथ जो हो रहा है ये क्या है और क्यों इतना ब्लेटेंट यूज ऑफ पावर किया जा रहा है? देखिए आरिफ भाई, इसमें 2 चीजें बिल्कुल वाजे हैं कि आप एक किसी भी सोसाइटी में एक स्टेटस इसको बना होता है हर चीज का। भाई जैसे हमारे मुल्क में एक स्टेटस को बना हुआ है सेकुलरिज्म का, हमारे मुल्क में जिंदगी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का एक अलग किस्म का स्टेटस को बना हुआ है। अब सवाल यह है कि जब आप उस बने हुई जो चीजें चली आ रही हैं, अगर आप उससे बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, कोई नए तरीके से अपनी बात का अंदाज रखते हैं, तो बहुत सारे जो बने हुए मापदंड होते हैं, जो पहले से बने हुए सिस्टम होते हैं, उनको बड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि वो नए सांचे के साथ अपने आप को ढालना नहीं चाहते, और नया सांचे वाला पुरानों को तोड़ता है, तब एक नए क्रिएशन करता है। अर्नब गोस्वामी हिंदुस्तान की सहाफत में एक वो चेहरा है जिसने बहुत सारी बातें जो हमारे मुल्क में जिसको कहने से परहेज किया जाता था, या उनकी तरफ बहुत निशान गोई भी बड़ी चलते फिरते बहुत हल्के से होती थी, और लोग ये समझते थे कि जिन चीजों को हम अवॉइड करते रहे किन्हीं कारणों से, किन्हीं वजूहात से, वो ज्यादा इस देश को खा रही हैं, ज्यादा इस देश को नुकसान पहुंच रही हैं। लिहाजा अर्नब गोस्वामी ने उन इश्यूज को उठाना शुरू किया, और जब आप ऐसी चीजें उठाते हैं और बहुत सारे सब आपके खिलाफ होते हैं लोग, क्योंकि एक नई बात आप कहते हैं, नए अंदाज में कहते हैं, तो उनका आपस में गिरोह हो जाता है।
तो आप भारत का इस वक्त जो माहौल है, आप देखिए कि भारत की पॉलिटिक्स में भी एक स्टेटस इसको जो बना हुआ था, उसको एक नई सोच ने, नए अंदाज में नरेंद्र मोदी ने तोड़ा। उसी तरीके से भारत की सहाफत में जब अर्नब गोस्वामी आए और जब वो इस पोजीशन में आए कि वो मालिक की हैसियत में हो, वो टॉपिक को तय करें, वो उस टॉपिक को बयान करने का अंदाज तय करें, उनके ऊपर मालिकों का दबाव ना हो, उनके ऊपर एडवर्टाइजर का दबाव ना हो, तो उन्होंने उन बातों को ज्यादा सख्त लहजे में पुरजोर तरीके से चिल्ला चिल्ला के कहा, क्योंकि बहुत धीरे आवाज में बात करने से चीजें शायद उतनी बेहतर नहीं होती। इस देश में एक लंबे वक्त से सेकुलरिज्म की बारे में बात होती है, सारे मजहब सारे धर्म बराबर हैं, मजहब नहीं सिपाता हमें आपस में बैर रखना। देखिए माइनॉरिटी है, मुसलमान है, दंगे में मुसलमान का अगर कहीं कोई रोल ज्यादा एक्टिव होगा तो उसको नहीं कहना है, और कहीं कोई मंदिर जलेगा तो कहेंगे कि एक धर्म स्थल को जला दिया गया, और अगर कहीं कोई मस्जिद जल गई या मस्जिद के अलावा कोई कब्रों पे कुछ हो गया तो उसको इस्पात कर दिया जाएगा। इंतहा तो यहां हो गई कि इस देश में सबसे बड़ा अखबार का जो ग्रुप है, जहां अर्नब गोस्वामी पहले नौकरी करा करते थे, उन लोगों को लगता है कि एक नैरेटिव बिकता है, लिहाजा एक 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 आप कहिए पूजा स्थल, जब आप पूजा स्थल कहते हैं तो एक मोरलेस लोग ये मानते हैं कि ये हिंदुओं की जगह है। अब किसी एक मस्जिद के अंदर किसी मौलवी साहब ने कोई गुनाह किया या कोई उसमें ऐसा काम किया जो शायद उन्हें वहां नहीं करना चाहिए था, तो टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर फ्रंट पेज पे खबर छपी कि एक रिलीजियस प्लेस के अंदर एक पुजारी को पकड़ा गया, और हम उस पुजारी का एक कैरिकेचर भी बना दिया। जब अंदर खबर में गए तो पता चला ये कोई मौलवी साहब है, कोई मुसलमान है जिसने मस्जिद में किसी बच्चे के साथ गड़बड़ की है। तो आपने खबर के ऊपर एक साधु बनाया और खबर ये लिखी। तो अब ये मतलब एक आम आदमी को लगता है कि भाई ये क्या तरीका है। अगर आप क्राइम की बात करें तो क्राइम कोई करे, आप नाम लिखें, उसका उसका मजहब भी बताएं। तो ये लगातार चला आ रहा था। जबकि हम सहाफत में जब आए थे तब ये कहा जाता था कि भाई हिंदू और मुसलमान टर्म को इस्तेमाल नहीं करना है, ताकि उससे लोगों में और झगड़ा ना फैले। लेकिन जब आप ये कहने ही लगे तो फिर दोनों तरफ की बात कहिए। तो इस किस्म की नैरेटिव बने, और उसमें अर्नब गोस्वामी आए तो उन्होंने कहा कि राष्ट्र क्या है, इस्लाम क्या है, ये आतंकवाद का मजहब क्या है, ये कौन से मजहब के लोग हैं जो आतंकवाद करते हैं, और अगर मजहब के लोग आतंकवाद करते हैं तो फिर मजहब के लोग ये क्यों कहते हैं कि ये हमारे मजहब का हिस्सा नहीं है। क्योंकि दुनिया में जितना भी मजहब की बातें लोग कह रहे हैं, जो भी इस्लामिक आतंकवाद की बात हो रही है, लोग उसमें कुरान शरीफ का जिक्र जो है कोई हिंदू या पंडित या ब्राह्मण नहीं कर रहा है, खुद मुसलमान करते हैं, बड़े बड़े आलिम करते हैं। और अगर वो करते हैं तो जो जिसको कहा जाता है कि ये कुछ लोग हैं और मेजोरिटी नहीं है, तो वो मेजोरिटी जो है इतना बड़ा जघन्य अपराध हो रहा हो, इतना हीनियस क्राइम हो रहा हो कि आप एक किताब को, एक मजहब को और बदनाम कर रहे हैं, तो फिर वो मेजोरिटी के लोगों को उनके खिलाफ एक उनके साथ खड़ा होना चाहिए, उनकी मुखालफत करनी चाहिए। तो हमने ये देखा कि वो तमाम सारे लोग जो हैं टेलीविजन पे आएंगे, अखबारों में आएंगे, इधर उधर जाएंगे, वो उस बातचीत में उन लोगों की मजम्मत नहीं करते हैं, बल्कि लगता है कि बहुत साइलेंट होकर के, बहुत खामोशी से उन बातों को सपोर्ट करते हैं वो। लेकिन क्योंकि उनको एक सोसाइटी ऐसी है जहां जहां उनकी मेजोरिटी नहीं है, तो उनको बीच बीच में नहीं, ये कुछ लोग हैं, खराब लोग हैं, ये इस्लाम के बारे में नहीं जानते और ये मिस रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आज कन्फ्रंट्रेशन का जो मैं समझता हूं लेवल ये आ गया कि आज लोग कुरान शरीफ को कोट करने लगे। तो ये जितने मौलवी आते हैं, ये अपने अंदर की कमियों को उनको न मानते हैं, न और उनको जस्टिफाई करते हैं। तो इस किस्म के नैरेटिव को जब इसने तोड़ना शुरू किया अर्नब ने, तो जो एक बना हुआ सिस्टम चल रहा था कि भाई रमजान आएंगे तो हर हर पॉलिटिकल पार्टी का हर वो नेता जो है गोल टोपी लगाएगा और हरे रंग का कपड़ा गले में डालेगा और इफ्तार की पार्टी देगा। तो ये समझ नहीं आया कि इफ्तार की पार्टी राष्ट्रपति भवन में भी होगी, प्रधानमंत्री निवास में भी होगी, और हर गवर्नर भी देगा। लेकिन क्या इस देश में किसी हिंदू फेस्टिवल को अगर आप ले लें, तो क्या राष्ट्रपति भवन में उसका 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 कोई समारोह होता है, उसको सेलिब्रेट किया जाता है, उसमें बुलाए? तो धीरे 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 जब से ये कम्युनिकेशन का दौर बढ़ा और ये तमाम डिजिटल मीडिया बढ़ा जिसके माध्यम से हम और आप बात कर रहे हैं, तो लोगों के अंदर एक लॉजिक और रीजन और गुस्सा आया कि भाई ये ऐसा है तो हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते, और अगर ये ऐसे हैं तो फिर हमें हमारे साथ क्यों। तो वो एक तरीके से कहते हैं ना, क्या कहते हैं कि लोग काउंटर करने लगे। उस काउंटर की परसेंटेज इस देश में जो छुपी हुई थी, दबी हुई थी, वो बाहर निकली, और उसको बाहर निकालने में अर्नब गोस्वामी का एक बड़ा हाथ है। अब दिल्ली के दंगे की बात होगी तो दिल्ली के दंगों में
अगर कोई आईबी का अफसर, इंटेलिजेंस का अफसर मारा गया है, तो किसने मारा है उसका नाम मत बताओ। दिल्ली के दंगों में मस्जिद का इस्तेमाल किया गया, उसका नाम मत बताओ। ये खलीफट के नारे लगे, उसका नाम मत बताओ। मारने वाले का नाम मत बताओ, इंप्लीमेंट करने का। तो ये जो एक तरफा चीजें हुई, उससे लोगों में गुस्सा है, और अर्नब गोस्वामी को लगा कि लोगों को बुरा लगे तो लग जाए। अब उसने एक कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलप की हिंदुस्तान के अंदर, और उन्हीं मुद्दों के ऊपर बहुत मजबूती के साथ बोलने लगे। और वो एक इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड का आदमी था। अक्सर हिंदी चैनल बहुत सारी ऐसी बातें करते हैं तो उसको सोसाइटी कहती है, अरे भाई हिंदी में तो ऐसे ही काम होता है। ये एक एटीट्यूड था। लेकिन एक इंग्लिश बैकग्राउंड का आदमी जो हिंदी बेल्ट का नहीं था, आसाम का रहने वाला था, उसने जब जोर जोर से बोलना शुरू किया तो लोगों को लगा कि भाई अब तो धीरे धीरे देश बदल रहा है, लोगों की सोच बदल रही है। तो उनके बिजनेस को नुकसान होने लगा, और पॉलिटिकल पार्टीज जो थी वो एक्सपोज होने लगी। और इस दौर में, मोदी के दौर में, आप जो भी दिल चाहे कहिए, तो उसके खिलाफ एक माहौल लगातार बन रहा था। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र की सरकार में जो भी कुछ हुआ आपको पता है वहां क्या क्या हो रहा है। अब उसको एक्सपोज करना उसने जब शुरू किया, उन चीजों को देखना शुरू किया, शशि थरूर की बीवी का मर्डर कैसे हो गया, साइलेंटली हो गया, इस देश में कोई गुस्सा नहीं आया, शशि थरूर फिर भी सेलिब्रिटी बने घूम रहे हैं, उन पे मुकदमा नहीं, दुनिया के तमाम प्रूफ मिलने के बावजूद भी। तो एक एक तरीके से ये नोशन बन गया है कि जो ऊपर के लोग हैं वो कितना भी हीनियस क्राइम करते हैं, उनके बारे में बात नहीं करेंगे। इट्स नॉट पॉलिटिकली करेक्ट टू से। और यही, इन्हीं हालातों में किसी मिडिल क्लास के घर में कोई ऐसी मौत हो जाती तो आज पूरे देश के अंदर उसमें सवाल खड़े होते। तो उस बने हुए नैरेटिव को, जो अपर क्लास थी, जो इस्टेब्लिश क्लास थी, और जो बने हुए इस्टेब्लिश नारे थे, जो स्लोगन थे, जो नैरेटिव थे, उनको तोड़ना शुरू किया। तो वो एक माहौल बन रहा था, और उस माहौल के तहत उन ताकतों के खिलाफ एक तरीके से जनमत कह दे, या अवाम की जो राय थी वो बदलने लगी थी। तो अर्नब गोस्वामी इन भारतीय मीडिया में एक सिंबल बना इस बात का कि अर्नब गोस्वामी, अगर कोई ऐसी बात होगी कि किसी हिंदू लीडर ने या किसी हिंदू ने किसी मुसलमान को मारा है, अर्नब गोस्वामी वही है जिन्होंने अखलाक के मामले को बहुत बड़ी ताकत के साथ उठाया, पूरी ताकत के साथ उठाया, देश ने, सबने देखा। तो किसी हिंदू ने उस पर सवाल नहीं खड़ा किया। ये जरूर कहा कि जब आप अखलाक का मामला दिखाएं तो इस देश में 2014 से 2099 तक जो 150 हिंदू मुसलमानों ने मॉब लिंचिंग में मारे हैं उसकी बात होनी चाहिए। तो फिर कश्मीर में जो मॉब लिंचिंग हुई थी उसकी बात भी होनी चाहिए। फिर सिखों की मॉब लिंचिंग हुई थी उसकी। तो ये जो काउंटर बनने लगा, उसको अर्नब ने जगह दी अपने अपने प्रोग्राम्स के अंदर। और उस वजह से आज महाराष्ट्र के अंदर जो पूरी फिल्म इंडस्ट्री है, वहां क्या हो रहा है आप सबको पता है। तो वो चाहे महेश भट्ट हो, चाहे मुकेश भट्ट हो, चाहे वो खान ब्रादरान हो, वो तमाम सारे लोगों को क्यों प्रॉब्लम है उनको? इफ दे आर राइट, दे आर फाइन, तो फिर उनको क्या प्रॉब्लम है? वो करें अपना काम। कोई ये तो नहीं कह रहा कि शाहरुख खान को इस मुल्क में रहने का कोई हक नहीं है, कोई नहीं कह रहा इस बात को। लेकिन भाई, मैसेंजर ऑफ गॉड ईरान में चलती है, उसको अवार्ड मिलता है। भारत में आ जाती है तो तमाम सारे लोगों की संवेदनाएं, सेंसिटिविटी इतनी जबरदस्त हो जाती है। तो भाई, पीके फिल्म में भारत के हिंदुओं की मेजोरिटी का एक भगवान है शिव, उसको आप टॉयलेट में दौड़ा रहे हैं। एमएफ हुसैन साहब नंगी तस्वीरें बना। तो ये काउंटर उस वक्त होता है जब आप एक नैरेटिव के खिलाफ नहीं बोलते और दूसरे नैरेटिव को ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं। और दुनिया में, आरिफ भाई, मैं ये मानता हूं कि कोई भी दुनिया में कहीं कोई मेजोरिटी के सेंटीमेंट्स को हर्ट करके लगातार हर्ट करे, और वो अगर मेजोरिटी रिएक्ट नहीं कर रही है तो आप उसको उसकी कमजोरी समझने लगे। आप समझने लगे कि तो कायर लोग हैं, डरपोक लोग हैं, तो कुछ भी करो। तो आप इस तरीके के अल्फाजों का इस्तेमाल करते हैं। आज भी इस देश में किसी हिंदू ने प्रॉफिट मोहम्मद का नाम, कोई ऐसा नहीं कहता है कि उनके बारे में किसी ने अल्फाज गलत बोले हों। बेबी फातिमा कौन थी, आयशा कौन थी, नहीं बोलते। लेकिन ये जो गुस्सा है, ये उस काउंटर में बोला जाता है। जब असदुद्दीन का भाई कहने लगता है कि भगवान राम की मां कहां कहां जाती थी, इसके कितने बच्चे, तो लोगों को एक एक गुस्सा आता है। उस गुस्से में होता है ना कि आप जब किसी को गाली देते हैं तो आप पलट के ऐसी गाली देते हैं जिससे दूसरे को भी उतने ही पिंच लगे। अब उनके पास जो इतनी समझ है वो दे देते हैं। तो कोई मोहम्मद साहब के बारे में बोल देता है, कोई आयशा के बारे में बोल देता है। तो आप आप ये ऐसा ऐसा कहीं मुमकिन नहीं है कि आप माइनॉरिटी में भी हो, आपको सारे हुकूक भी चाहिए, आपको सब कुछ अपना प्राइवेट भी चाहिए, और संविधान या आइन को आप सेलेक्टिवली माने। आपका दिल करे तो संविधान अच्छा है, आपका दिल करे तो संविधान खराब है। तो ये पार्लियामेंट, जुडिशरी, कॉन्स्टिट्यूशन, ये सेलेक्टिव नहीं हो सकते। ये यू हैव टू एक्सेप्ट इन टोटलिटी। यू कांट बी चूजी इन दैट कि नहीं नहीं, यहां तक तो संविधान अच्छा है, यहां के बाद सुप्रीम कोर्ट अच्छी है, यहां सुप्रीम कोर्ट बुरी है। तो हमने पिछले 10-12 केसेस में ऐसा देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने याकूब मेनन जो है, सुप्रीम कोर्ट में याकूब मेनन को जजों ने मार दिया।
यानी जजों ने उसकी सुनवाई नहीं की तो सुप्रीम कोर्ट पे चार्ज लगने लगा। 3 तलाक पे फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया तो लोग पार्लियामेंट में चले गए। पार्लियामेंट में अपने भीड़ से, अपने गुस्से से, अपीसमेंट के मारे कांग्रेस ने उस पूरे मुद्दे को बदल दिया तो आपको पार्लियामेंट अच्छी लगने लगी। फिर पार्लियामेंट के अंदर सीए आया, 370 आया, 35 आया, वहां पूरी तरीके से उस मेजोरिटी में ला करके एक जो डेमोक्रेटिक तरीका है, जो फंक्शनिंग है भारत की पार्लियामेंट की, उसके तहत उन्हें हटाया। तो बोले नहीं, पार्लियामेंट को कोई हक नहीं है, हमसे पूछा नहीं गया। तो लोगों को अब ये लगने लगा कि यू कांट बी सेलेक्टिव लाइक दिस। नो, you have to accept parliament, you have to accept constitution of India and you accept the judgment of the judiciary। तो ये नहीं हो सकता कि हमारे यहां तो नहीं होगा और दूसरे के यहां होगा। तो उस तरीके से मुझे लगता है कि पिछले 70 सालों में, 80 सालों में भारत के मुसलमानों को इस किस्म की हुकूमतें मिलती रही, इस किस्म का मीडिया मिलता रहा, तो उनको लगने लगा कि नहीं, यू कांट टच मी। आप हमें नहीं पूछ सकते सवाल। आप दुनिया से सवाल पूछें, इससे पूछें, उससे पूछें, हमसे सवाल पूछने का अधिकार नहीं है। आप हमसे सवाल पूछेंगे, हमारे बारे में बात करेंगे तो हम फौरन कह देंगे भाई देखिए साहब, हमारे मजहब में दखल दी जा रही है, हमारे साथ तो नाइंसाफी की। तो ये जो नरेटिव था मीडिया का, ये टूटा और अर्नब गोस्वामी के खिलाफ वो तमाम ताकतें एकजुट हुई हैं। और क्योंकि वहां एक ऐसी सरकार है, उसमें कांग्रेस भी है, उसमें एनसीपी भी है और उसमें शिवसेना भी है, तो उनको पूरे हिंदुस्तान में एक ही राज्य है जहां ये गठजोड़ है, जहां ये कॉम्बिनेशन है। तो उन लोगों का एजेंडा है कि उनकी जो दिल्ली की सियासत है वो कमजोर हो रही है। अब अगर सोनिया गांधी का नाम एंटिनो माइनो था तो अगर उसने कह दिया तो उसमें क्या बुरी बात है भाई? कौन सी बुरी बात हो गई? उसने कुछ नई बात तो नहीं कही है। तो अब लोगों को इतने टची बनाया गया है कि नहीं, वो इसी नैरेटिव में जाने। अरे गांधी का मतलब, गांधी जी से तुम्हारा कोई संबंध ही नहीं था, गांधी नाम आया कहां से? लेकिन आप उसको चलाए जा रहे हैं। तो आपने इन सवालों को लोगों को लगने लगा और उस पे विकिपीडिया पे जब लोग जाते हैं तो मिलता है। लिहाजा अर्नब गोस्वामी का सिर्फ इतना ही उसका बेचारे का जुर्म है कि वो इस देश में बने हुए इस्टेब्लिश जो एक तरीके का नैरेटिव था उसको तोड़ करके उसने नया नैरेटिव खड़ा कर दिया। तो आज वो मीडिया के तमाम सारे लोग जो पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर लोगों को वजीर बनवाते थे, 50-50, 80-80 करोड़ के मकान लेते थे, बाहर विदेशों में जाते थे, वो नैरेटिव टूट करके जो कॉमन हिंदुस्तानी आज उसकी बात हो रही है, तो उस पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। और हम जैसे लोगों की दिक्कत यह है कि हम ये पूछते हैं कि भाई ये मुल्क आपने सेकुलर बनाया, हमने कोई सवाल नहीं खड़ा किया। भाई जब ये भारत का आईन बना तब भी ये मुल्क सेकुलर था। ऐसा तो नहीं था 1950 से लेके 1976 तक इस देश में मुसलमानों को इसलिए मारा गया कि मुल्क में हमारे आईन में सेकुलरिज्म नहीं लिखा था। हमारे मुल्क में सेकुलरिज्म चल रहा था, लोगों को पूछ। लेकिन 76 में जब आपने इसको लीगली ऑफिशियली जब सेकुलर कर दिया तो फिर इस देश के अंदर ये अलग से माइनॉरिटी कमीशन क्यों है? मुस्लिम एजुकेशन बोर्ड क्यों है? फिर ये हज कमेटी ऑफ इंडिया को संवैधानिक दर्जा क्यों दिया हुआ है? तो ये सवाल होने लगे कि भाई जब सब बराबर हैं और स्पेशली एक 20 से 25-30 करोड़ की आबादी हो, वो माइनॉरिटी में कैसे हो सकती है? क्या उसका बेसिस है कोई? तो ये सवाल आज इसलिए हो रहे हैं कि आज अवेयरनेस बढ़ी है लोगों में। आज इस मुल्क के अंदर बहुत सारी चीजें हैं। लोग ये ढूंढते हैं कि आखिर इतना रिच मुल्क, ये कहा जाता है कि साहब दुनिया के सबसे एक जमाने सोने की चिड़िया था, तो सोने की चिड़िया था तो इसको लूटा किसने? तो लोग ये नहीं बताते कि बाबर आया था, औरंगजेब आया था, हुमायूं आया था, ये उनके नाम नहीं बताते हैं। वो ऐसा लगता है कि सोने की चिड़िया पता नहीं कब था। तो भाई सोने की चिड़िया था तभी तो सोमनाथ लूटने आए थे आप। क्या मंदिरों की मूर्ति लेने आया था गौरी वहां पे? क्या मथुरा में मंदिरों को लूटने के मतलब क्या था? कोई ईंटें चाहिए थी, कोई मूर्ति चाहिए थी क्या उसको? क्योंकि उस जमाने में सारा पैसा लोग मंदिरों में ही रखा करते थे। तो सोने की चिड़िया था वो। अब हमारे इतिहासकारों ने ऐसा कर दिया है कि वो ये बताते ही नहीं कि भैया असली आदमी कौन है, क्योंकि वहां से नैरेटिव ये चलता है कि भारत के मुसलमानों को कुछ छुओ मत, उन्हें कहो मत। तो अर्नब गोस्वामी पे जो आपका सवाल है उसमें मैं यही कहूंगा कि अभी अभी थोड़ी देर पहले कोर्ट से खबर कि कल उनकी सुनवाई होगी, परसों दोबारा उनकी सुनवाई होगी बॉम्बे हाई कोर्ट में, तब तक वो जुडिशियल कस्टडी में रहेंगे। तो अब बॉम्बे हाई कोर्ट है, आप जानते हैं कि कोर्ट का लोकली बहुत सारा इन्फ्लुएंस भी होता है, जबकि कोई ऐसा मुकदमा उनके ऊपर नहीं है। 2018 में कोई किसी ने केस किया था और उसको फिर वो क्लोजर रिपोर्ट भी लग गई, कोर्ट ने एक्सेप्ट भी कर लिया और कोर्ट ने ये भी सवाल किया कि विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट आप उस मुकदमे को दोबारा कैसे शुरू कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि उस वक्त कहीं ना कहीं कोई उनको मिल नहीं रहा है कुछ, क्योंकि उसका दामन साफ है,
तो उसको इतना दागदार कर दो ताकि मीडिया में उसकी क्रेडिबिलिटी कम हो जाए, और जितने अपोनेंट हैं 240 से 45 चैनल है वो उसके खिलाफ है, क्योंकि उन सब की दुकानें बंद हो रही हैं, उनकी टीआरपी नहीं है, लोग उनको देखते नहीं है, उनकी कमाई नहीं है। तो कुल मिलाकर के मुझे लगता है कि अर्नब गोस्वामी इस बदले हुए माहौल में एक नए हिंदुस्तान की जो डेफिनेशन है, जिसको हिंदुस्तान की अवाम और हिंदुस्तान के सियासी लीडर और जो हुकूमत में है वो सब बदलने में लगे हुए हैं, तो लोगों को दिक्कत है। ये उतनी ही दिक्कत है जैसे कांग्रेस को बीजेपी से दिक्कत है, जैसे समाजवादी पार्टी को दिक्कत है, जैसे लालू को दिक्कत है। इसी तरीके से मीडिया में जो सेकुलर की दुकानें थी, जो सिर्फ झूठे सेकुलरिज्म में बिकती थी, उन लोगों की दिक्कत है। तो उसका वो विक्टिम है, और मुझे उम्मीद है, क्योंकि मेरी उनसे जाती वाफियत है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई मसला होगा, लेकिन कुछ दिन के लिए ये जरूर चलेगा। और बिहार का रिजल्ट जो 10 तारीख को आएगा, और परसों लास्ट फेज है, अगर रिजल्ट जैसा कि माना जा रहा है, अगर उस अंदाज में आ गया, तो महाराष्ट्र की सरकार 15 दिन की मेहमान नहीं रहेगी। ये इसकी बैकग्राउंड है। अरे भाई पुष्पेंद्र जी, एक पार्टी है शिवसेना, और जी हम पाकिस्तान में जब रहते थे तो हम कहते थे कि हिंदुओं की दहशतगर्द जमात है शिवसेना। शायद बीजेपी आरएसएस से ज्यादा हिंदुओं की अटैचमेंट थी शिवसेना से। बाला साहब कदावर शख्सियत, क्या आप समझते हैं कि आज की शिवसेना बाला साहब की शिवसेना है? क्या आप समझते हैं कि अगर बाला साहब आज जिंदा होते तो ये सब जो हुकूमत महाराष्ट्र कर रही है हो रहा होता? देखिए, बाला साहब ने एक बार कांग्रेस के बारे में कहा था कि अगर जिस दिन भी मुझे यह एहसास हुआ कि शिवसेना कांग्रेस के साथ या खड़ी होगी, उसी दिन मैं इसका वजूद खत्म कर दूंगा। ये उनके वर्ड हैं। अब सियासत एक ऐसी चीज है कि उसमें आदमी आता तो कुछ कहते हुए है, करता कुछ है। शिवसेना का जो पूरा कैरेक्टर है वो एक, आप ऐसे समझे कि बाला साहब जो ठाकरे थे, ये बेसिकली बिहार के रहने वाले थे, और ये माइग्रेट होते होते महाराष्ट्र में सेटल कर गए इनके पूर्वज। लेकिन हुआ ये कि ये उस दौर में खड़े हुए जब वहां खासतौर से ये जो टाइम्स ऑफ इंडिया नाम का जो ग्रुप है, वहां बहुत सारे मजदूर लीडर वहां उभरते थे। और वो मजदूर लीडर जो थे वो हमेशा मिलों में, क्योंकि वहां तमाम सारी मिलें थी, और ये गुजरात और बॉम्बे महाराष्ट्र एक ही हुआ करता था उस जमाने। तो वहां छोटी छोटी बात पे मजदूरों की हड़ताल होती थी, मिलें बंद हो जाती थी। तो बड़े बड़े वहां कम्युनिस्ट जो लीडर थे, जो जो उन 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 मजदूरों के लीडरों को की क्यादत करते थे, उनके खिलाफ किसी को खड़ा करना था। तो बाल ठाकरे को उस वक्त टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे ग्रुप ने, बड़े बड़े बिजनेसमैनों ने इसको खड़ा किया कि भाई ये जो पूरा जो मजदूर लीडर्स हैं, इनके खिलाफ हमें एक ताकतवर आदमी को खड़ा करें और काउंटर करें। और वो उस वक्त उनकी जरूरत थी, लिहाजा उनको प्रोजेक्ट किया गया, और खूब बाला साहब ठाकरे को बड़े बड़े जगह दी गई, उनको बहुत बड़ा आदमी बताया गया, उनकी सोच को, उनके उनकी उनके विचारों को, उनकी आइडियोलॉजी को प्रमोट किया गया। तो उस वक्त सिर्फ उन्होंने ये शुरू किया कि मुंबई फॉर महाराष्ट्र, मराठियों के लिए है, मुंबई वासियों के लिए है, बाहर वालों के लिए नहीं है। अब वो लोग आमची मुंबई करके एक मूवमेंट चलाया, हमारी मुंबई। और वो लोगों को इसलिए लगा कि ज्यादातर जगह ये हुआ है कि चाहे वो आसाम हो या बंगाल हो, जब दूसरी जगह से लोग आते हैं और उस शहर के लोग काम नहीं करते, थोड़ा सा आराम तलबी में चले जाते हैं, तो उससे चीप लेबर मिलती है, और धीरे 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 उस सूबे में या उस शहर में वो बाहर के जो लोकल वर्कर आते हैं, वो ज्यादा जगह बनाते हैं, ज्यादा मेहनती होते हैं, ज्यादा कमाने की कोशिश करते हैं। तो पूरे आपके बिहार का, यूपी का, यानी हिंदी बेल्ट का बहुत सारे लोग वहां जाने लगे। तो अब क्योंकि वहां लोकल लोगों के लिए जॉब नहीं थे, लोकल लोग छोटे जॉब भी नहीं करना चाहते थे, और उस खाली जगह को इन लोगों ने भरा, तो बाल ठाकरे ने आमची मुंबई के नाम से एक पूरा मूवमेंट चलाया, और महाराष्ट्र जो है महाराष्ट्रियंस के लिए है, वो लोगों को अपील किया, मिडिल क्लास को अपील किया। तो धीरे धीरे वो उस तरीके से स्टेब्लिश किया गया, मीडिया ने उनको प्रोजेक्ट किया, और आखिर में जब वो आ गए, तो जब वो सेटल हो गए, जब वो स्टेब्लिश हो गए, जब ये शिवसेना शिवाजी के नाम पे बन गई, तब उन्होंने फिर दूसरी काम ये किया कि भाई अब एक एजेंडा पूरा हो गया, तो हाउ टू सर्वाइव। तो सडनली ही बिकम ए एक्सट्रीम हार्डलाइन हिंदू। उन्होंने कहा बस अब वो जो पूरा उनका जैसे कहना चाहिए कि उनके सपोर्टर्स थे, सब्जी बेचने वाले, खोमचा लगाने वाले, रेड़ी लगाने वाले, वो धीरे धीरे उनके अंदर एक प्राइड महसूस होने लगी, और फिर वो लोग, उन लोगों को लगने लगा कि अगर हम शिवसेना के मेंबर होंगे तो फिर हमारे ऊपर लोकल जो माफिया है, ये उस जमाने की बात बता रहा हूं, चाहे वो दाऊद इब्राहिम, वो उस जमाने हाजी मस्तान हो, करीम लाला हो, वरदराजन हो,
ये तमाम जमाने उस वक्त के क्या कहते हैं बहुत सारे लोग हुआ करते थे। तो उनकी जो लेगेसी चली आ रही थी उसको काउंटर धीरे धीरे किया, और क्योंकि फिर वो एक ऐसी ताकतवर पार्टी हो गए, और पार्टी बनाने के लिए आपको पैसा चाहिए होता है, फिर आप उसके अंदर एक्सटॉर्शन भी शुरू करते हैं, तमाम ये सब चीजें होने लगी। और धीरे धीरे वहां दो हिस्सों में बढ़ गया, यानी जो हिंदू बदमाश है, जो हिंदू गुंडा है, वो शिवसेना उसको सपोर्ट करेगी, और अगर कोई मुसलमान है तो उसको फिर दाऊद के लोग करेंगे, हाजी मस्तान की बैकग्राउंड से लेगेसी से निकले हुए लोग। तो वो धीरे धीरे इसमें बंटने लगा। तो अब वो क्राइम जो था उसका लोगों ने मजहब के रूप में भी इस्तेमाल करना शुरू किया, और फिर वो देश भर में एक हार्ड लाइन हिंदू स्टेटमेंट देते थे। तो जो पूरे हिंदुस्तान में लंबे वक्त से सेकुलरिज्म की लड़ाई की वजह से हिंदू के अंदर छुपे थे, तो पूरे देश में उनको लोगों ने कहा यार ये सीधी बात करता है ये आदमी, ये कोई इधर उधर की बात ही नहीं करता कि भाई पाकिस्तान की टीम यहां क्यों आएगी, यहां क्यों खेलेगी, पाकिस्तान के साथ हम नहीं खेलेंगे, वो हमारे यहां तक। तो इस तरीके की चीजें अपील करती हैं लोगों को, क्योंकि आप लंबे वक्त तक किसी चीज से महरूम रहते हैं, या आपके अंदर गुस्सा होता है, आप कह नहीं पाते हैं, सोसाइटी के अंदर खास माहौल होता है। तो शिवसेना इस तरीके से स्टैब्लिश हो गई। और फिर वो शिवसेना, मुझे याद है कि बाल ठाकरे अगर वो ये कह देते थे किसी वक्त कि मैं दिल्ली आ रहा हूं, तो पूरे देश की पुलिस और आर्मी सब हड़कंप मच जाता था। तो बीजेपी के लिए मजबूरी ये थी कि बीजेपी वहां जब थी तो कभी सिंगल पार्टी नहीं बनवाई, तो लोकल वहां दो पार्टियां हैं, एक शरद पवार की पार्टी है जो कांग्रेस के साथ जाकर के हमेशा सरकार बनाती है, एक शिवसेना है जिसके जो बीजेपी के साथ बनाती है। तो दो रीजनल पार्टियों को, दो नेशनल पार्टियों की जरूरत हुई हमेशा से, वो वहां होने लगा। तो उसके चलते चलते वो आए, और फिर वो उनके चले गए, और फिर उसके बाद उनके बच्चों ने ये संभाल लिया। तो अब ये बच्चे जो हैं ना तो उतने कॉम्पिटेंट हैं, ना इनकी आवाम पे इतनी पकड़ है। अब वो लोग आज भी उस शिवसेना को ये सोच करके ठाकरे जी की है और ये हिंदुत्व की बात करते हैं, सपाट बात करते हैं, और ये एक गाल पे चांटा कोई मुसलमान मारेगा तो ये दूसरे पे मार देते हैं, ये इस तरीके का लगा। वो गांधी जी की फिलॉसफी नहीं है इनकी, ये बहुत ज्यादा दब के बात नहीं करते हैं, बढ़ चढ़ के बात करते हैं। तो उसमें पिच खोदना भी हुआ और पाकिस्तान टीम का बहिष्कार। अब पाकिस्तान को बहिष्कार करने से भी एक लोगों को टैग मिल जाता है कि ये बड़े हार्डलाइनर हिंदू हैं, बहुत ज्यादा जोर से बोलने से भी ये मिल जाता है। तो वो तमाम सारी चीजें हुई, और उसमें एक बहुत बड़ी क्लास जो है वो उनके साथ जुड़ गई, जिनके छोटे छोटे बिजनेस इंटरेस्ट थे, जहां मुसलमान बहुत सारे काम करते थे वहां इनको भी जगह मिलने लगी। तो अब उसके तहत ये शिवसेना बनी, और फिर शिवसेना बीजेपी के साथ कई बार सरकार बनाई। लेकिन सरकार जब भी बनी तब भी बीच बीच में इनके बीच में इस बात के लिए रस्साकशी होती थी कि जो आपकी जो होम मिनिस्ट्री है, वो जो है वजीर दाखिला किसको बनाया जाए, क्योंकि उसके पास पूरा लॉ एंड ऑर्डर रहता है, पुलिस रहती है, क्राइम को रोकने और क्राइम के करने की आपको आसानी हो जाती है। तो वो तमाम सारी वजह से चीजें रही, और फिर वो चीफ मिनिस्टर का मामला हुआ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के हमेशा जो उनके मेंबर ऑफ एमएलए होते थे वो ज्यादा आते थे, तो फिर उन्हीं की बनती थी। लेकिन इस बार इस बात पे तनातनी हुई कि नहीं, हम चाहते हैं कि शिवसेना का बने, उस पर बात ज्यादा नहीं बनी और वो बात टूट गई। तो अब जब आप सियासत में जब आपको सरवाइव करना होता है, तो फिर आप इलेक्शन जीत चुके हैं, और जीत चुके हैं तो अब आपको आवाम से तो कुछ लेना नहीं है। लिहाजा इन्होंने, शिवसेना ने एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर इसलिए सरकार बना ली कि उन्होंने शिवसेना का चीफ मिनिस्टर एक्सेप्ट कर लिया। अब सवाल यह है कि अगला जो चुनाव होगा तब शिवसेना का कद पता चलेगा कि आपने सरकार जिनके साथ बनाई थी वो तो वो लोग थे जिनकी मुखालफत बाबा साहब ठाकरे कर रहे थे लंबे समय से। तो ये इनके सामने सवाल आएगा। लेकिन सियासत में लोग चुनाव जीतने के बाद में, जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है कि लोकतंत्र में या नहीं डेमोक्रेसी में, आरिफ भाई, लोकतंत्र में चुनावों से पहले लोक मजबूत होते हैं। लोक मीन्स आवाम, और चुनाव खत्म होने के बाद तंत्र मजबूत होता है। तंत्र का मतलब होता है सिस्टम। तो ये माना गया कि भाई अब ठीक है, आपने वोट ले लिए, जीत गए, तो अब तो आपकी जरूरत तो सिर्फ उस वक्त तक थी ना जब तक आपको वोट देना था। अब आपने वोट दे दिया, अब तो हम तय करेंगे कि हमें क्या करना है, अब आपकी हमें राय की जरूरत नहीं है। तो 5 साल के बाद फिर कुछ होगे तो 5 साल के बाद ये क्या कहेंगे, अलग बात है। लिहाजा शिवसेना की जो उस वक्त हुकूमत है वो अंदर से कई सारे उनके कंट्राडिक्शंस हैं, और उस कंट्राडिक्शंस में यह है कि जो महारथी है राजनीति के, शरद पवार, क्योंकि वो आप मरकज की हुकूमत लंबे वक्त तक करते रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी में सोनिया गांधी के उनकी जो शहरियत थी इटालियन, उसके खिलाफ इन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी और नेशनल कांग्रेस पार्टी बनाई इन्होंने, एनसीपी। और ये कहा कि हम किसी विदेशी यानी एक फॉरेन खातून को हम अपने मुल्क का प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने देंगे। ये बुनियाद पे ये पार्टी बनी एनसीपी। और एक नॉर्थ ईस्ट के बड़े लीडर हुआ करते थे पीए संगमा, और वो स्पीकर बने, इन लोगों ने पार्टी छोड़ी और बनी। और ये बात अलग है कि आज वही एनसीपी
सेंटर को छोड़ करके उसी कांग्रेस पार्टी, उसी सोनिया की पार्टी के साथ है, तो राज सियासत में फिर जो है वो पावर ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और लिहाजा इसलिए ये गठबंधन कह लें, ये अलायंस चल रहा है, और इसमें हर एक का इंटरेस्ट है कि किसी भी। अच्छा, दूसरी बड़ी बात यह है कि हिंदुस्तान की फाइनेंशियल कैपिटल है, यहाँ पैसा, लातादाद पैसा है, पूरी हिंदुस्तान को यहां से सब कुछ जाता है, तो इसके ऊपर कब्जा करने का, या इस सूबे की हुकूमत के पास बहुत सारा अरबों खरबों का फंड है, अरबों खरबों का यहां से पैसा जाता है सेंटर को, तो वो उसके ऊपर एक कब्जा होने का भी है। तो अब कांग्रेस पार्टी काफी लंबे वक्त से बेरोजगारी में है, 2014 से बेरोजगारी में है, और एनसीपी भी नहीं थी वहां पावर में, तो अब पैसा कमाने का वक्त आया है, तो 5 साल कमा ले पैसा, उसके बाद देखेंगे कि फिर चुनाव क्या होता है। लिहाजा वो तीनों के एक इंटरेस्ट है सर्वाइवल के, तो तीनों मिले हुए हैं। लिहाजा कोई आइडियोलॉजी का या पॉलिटिकल जिसे कह सकते हैं कि कोई कॉम्बिनेशन हो, कोई ऐसा जिसकी वजह से उनको वोट अवाम का मिला हो, वो तो ये नहीं है। अब लेट्स सी क्या होता है अगले इलेक्शन में। तो शिवसेना का जो पूरा बैकग्राउंड है वो यही है सर। अच्छा, तो पुष्पेंद्र जी, मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे हम भी कराची से हैं, तो कराची का भी बॉम्बे जैसा हाल है कि कराची पाकिस्तान के नेशनल एक्सचेकर को 70% से ज्यादा प्रोवाइड करता है, तो हमें भी पता है कि, लेकिन हमारे यहाँ एक फैक्टर है पाकिस्तान आर्मी, जो सबसे बड़ी सियासी पार्टी है, सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। 1989 से वहां पे कब्जा किया हुआ है इन्होंने, रेंजर्स भेजी हुई है, और कराची पे इनका कब्जा है, और आज तो टोटली इनका कब्जा है। और कराची का 56%, कराची फिजिकली कंटोनमेंट कहलाता है। ये दुनिया का वाहिद शहर है जिसके शहर के अंदर कंटोनमेंट इतने हैं। बहरहाल, मेरा दूसरा मुद्दा है सनातन धर्म से पहले, वो है एक इम्पोर्टेंट इशू जो चल रहा है, वो अमेरिकन इलेक्शन है। अमेरिकन इलेक्शन नॉर्मली तो लोकल पॉलिटिक्स पे चलता है, और उनके लोकल स्टेप्स के ऊपर टैक्सेशन और इन चीजों पे लड़े जाते हैं, लेकिन पूरी दुनिया की नजर उस पर होती है, और खास तौर पे इस बार तो पूरी दुनिया एक तरह से एक मुकाबले पे थी। कुछ लोग बाइडेन को सपोर्ट कर रहे थे, कुछ लोग ट्रंप को, और खास तौर पे हमारे इंडिया में ट्रंप को सपोर्ट कर रहे थे। अभी तक वाज़े रिजल्ट तो आया नहीं है, लेकिन कुछ उम्मीद अफजा नजर नहीं आती। आप किस तरह से देखते हैं कि अमेरिका में जो भी सरकार बनेगी, आफ्टर ऑल उसको इंडिया की तो जरूरत है। आप क्या देखते हैं कि क्या सिनारियो बनने जा रहा है? देखिए, एक तो हिंदुस्तान की पॉलिसी बहुत लंबे वक्त तक आरिफ भाई नॉन अलाइन की रही, कि जब ये पूरी दुनिया दो हिस्सों में थी, एक वारसा था और एक नाटो था, उस वक्त भी हिंदुस्तान हमेशा वारसा पैक्ट में रहा, और अमेरिका के बिल्कुल जिसे कहना चाहिए कि एकदम उसकी गोद में कभी नहीं बैठा, और बार बार ये अलग कहते रहे। लेकिन ये भी बात सच्चाई है कि जो आप कह सकते हैं सोशलिज्म का जहां बहुत बड़ा या कम्युनिज्म का जो बहुत बड़ा एक वो था, वहां पर बहुत ज्यादा इकोनॉमिकली मजबूत नहीं थे ये सारे मुल्क, और अमेरिका के साथ में हमेशा हमारे बड़े लिमिटेड रिश्ते रहे। ये बात अलग है कि हम अमेरिका के बहुत सारी पॉलिसीज के हमने नुकसान भी उठाया, लेकिन ये भी एक बड़ी हकीकत है कि सिर्फ आइडियोलॉजी से मुल्क नहीं चलते हैं। अगर अब आपके घर में खाने को नहीं होगा तो आइडियोलॉजी आपको नहीं बचाने आएगी, और आइडियोलॉजी कोई बहुत बड़ा रोल प्ले नहीं करती है। लिहाजा पूरी दुनिया का ये एक पाखंड कह सकते हैं कि ये चलता रहा कि साहब देखिए हम तो साहब सेकुलर हैं, सोशलिस्ट हैं, तमाम सारी चीजें हैं, लेकिन अगर सेकुलरिज्म और सोशलिज्म आपके अवाम को 2 वक्त की रोटी नहीं देगा तो फिर वो सेकुलरिज्म का कोई लेना देना नहीं है। अगर आप ये कहते हैं कि पाकिस्तान इज ए इस्लामिक कंट्री, तो इस्लामिक कंट्री होने से अवाम के अंदर या खेतों में गेहूं ज्यादा पैदा होने लगेगा या शक्कर ज्यादा पैदा होने लगेगी, तो उसका तो कोई लेना देना नहीं है। तो आप ठीक है कि आप इस्लामिक कंट्री हैं, ये अपनी जगह है, लेकिन जमीनी हकीकत में तो इस्लाम का कोई लेना देना नहीं है ना भाई मेरे। अवाम को रोटी चाहिए 2 वक्त की, वो अब आप कहां से लाएंगे? अमेरिका से लाएंगे, वारसा से लाएंगे, बीजेपी से लाएंगे और आरएसएस से लाएंगे, डजंट मैटर। तो हमारे यहाँ ये सिलसिला चला शुरू में, और नॉन अलाइन बना, और उसमें टीटो साहब भी थे, और उसमें जवाहरलाल नेहरू साहब भी थे, और अपने युगोस्लाविया के भी थे वो। तो कुल मिलाकर के वो सारे दौर निकल गया। इस दौर में हमने ये देखा कि हमारे यहाँ सेंटर में जो हुकूमत आई उसने सबसे रिश्ता रखा, लेकिन उन रिश्तों में हमेशा जो है पूरा मिडिल ईस्ट नजर आता था, इस देश में मुसलमान नजर आते थे। इन बुनियादों पर रखते हुए यासर अराफात को हमने हिंदुस्तान का सबसे बड़ा तगमा दिया, भारत रत्न दे दिया उनको हमने। और इन रिश्तों के चलते इजराइल से हमने रिश्ते रखे, लेकिन वो रिश्ते वाजे नहीं किए, पब्लिक में कहीं नहीं गए, ना उनको यहाँ दावत दी, ना हमारा प्राइम मिनिस्टर कभी वहां गया, तो एक खामोशी के साथ रिश्ते चलते रहे।
और हम उन ताकतों और उन फोर्सेस को तलाश करते रहे जिसमें भारत मजबूत हो सके, क्योंकि भारत की एक बहुत बड़ा मुल्क है, उसकी जो आवाम है वो भी कोई मेरा ख्याल है 135 करोड़ लोग यहाँ रहते हैं। तो उसमें ये तो बात ठीक है कि भाई मुसलमान यहाँ रहते हैं, लेकिन अब मुसलमानों को ध्यान में रख करके इजराइल से रिश्ता ना रखा जाए और अमेरिका से रिश्ता ना रखा जाए। अब पाकिस्तान का रिश्ता तो अमेरिका के साथ था, उनका तो कभी रशा के साथ नहीं था, लेकिन हमारा तो रशा के साथ हमारा रिश्ता रहा। और रशा के साथ रिश्ते की वजह यह है कि उन्होंने यूएनओ में हमें हमेशा सपोर्ट किया, तो उनसे रिश्ता रहा। लेकिन रशा के टूटने की एक बड़ी वजह यह भी है कि रशा जो था मिलिट्री पावर था, इकोनॉमिक पावर नहीं था। तो जब वहां हालात खराब हुए तो वो मुल्क टूट गए। वो बाजार सारी मिसाइलें और बड़े सारे बम जो थे उनके पास, वो उस मुल्क को एक नहीं रख पाए, क्योंकि अवाम को रोटी चाहिए और रोटी का इंतजाम उनके पास था नहीं। लिहाजा आज वो मुल्क 24-25 मुल्कों में बट गया। और आज जो स्थिति है, जिसे आज आप देखते हैं कि चाइना कम्युनिस्ट भी है और इकोनॉमिकली पावरफुल भी है, तो सिर्फ मिलिट्री पावर बनने से आप ताकतवर नहीं होते हैं, क्योंकि मिलिट्री तो आपकी जब भी काम करेगी जब आपके अवाम के पास अपने मुल्क के अंदर कोई इस तरीके के हालात ना बने कि लोग सड़कों पे जो है गेहूं को बोरियां लूटने लगे, सड़कों पे लोगों को लूटा जाने लगे, आपके गोदाम लूटने लगे। तो ये आइडियोलॉजी उस वक्त तो अच्छी है जब आप सब कुछ ठीक होते हैं। तो आज अमेरिका के साथ में जो रिश्ते हुए, जब भारत की इकोनॉमी को खोला गया और तमाम लिबरलिज्म की बात होने लगी, तो धीरे धीरे ये काम शुरू कर दिया था मनमोहन सिंह ने। और उसके बाद में उस सिलसिले को इसलिए चलाए रखना पड़ा कि भाई रशा टूट चुका था, हमारे पास कोई और बड़ी पावर थी नहीं, हम कहां जाते। तो फिर हम गए, लेकिन इतना ही है कि हम नाटो के सदस्य नहीं बने, और उसके बावजूद भी हिंदुस्तान की जो जरूरत है उनको हमने अपने हिसाब से चलाया और अमेरिका को साथ लिया, ताकि हर छोटी बात पे भारत को बुली करने वाली ताकतों को कमजोर किया जा सके। पाकिस्तान जो पूरी तरीके से अमेरिका के खेमे में नजर आता था, और अमेरिका भी पाकिस्तान को अपने एजेंडे के तहत आगे बढ़ाता था। वो भी चाहता था कि अमेरिका को अगर हम जितना भी, भारत को अगर हमको अपने कंट्रोल में रखना है, तो पाकिस्तान को बीच बीच में हमको ऐसी शय देते रहना है कि वो कभी कश्मीर के मामले से, कभी किसी मामले से भारत के साथ में गड़बड़ करता रहे। अब हमारे सामने था कि हम एक तरफ चाइना के साथ खड़े हुए थे, दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ खड़े हुए थे। तो रशिया हमें सिर्फ MiG-29 ही दे सकता है, और तो कुछ दे नहीं सकता है वो। अच्छा, उनकी इकोनॉमी भी बेचारों की इसी पर टिकी हुई है, हथियार इतने बनाए हैं उन्होंने कि उसके अलावा उनके पास बेचने को कुछ है नहीं। तो अब क्योंकि नरेंद्र मोदी जब आए तो इन्होंने कहा कि क्योंकि ये, आप गुजरात के हैं, आप जानते हैं कि गुजरात का आदमी जो है वो बड़ा तिजारत में बड़ा तेज होता है, और उसको अपनी अपनी उस पर काबिलियत पे तो इनका भी सोच ये था कि जब तक आपकी तिजारत मजबूत ना हो, मुल्क के लोगों को दो वक्त का खाना ना मिले, तो आप कितना भी नेशनलिज्म की बात करते रहिए, वो नेशनलिज्म पेट नहीं भरेगा आपका। तो आप कितने भी राम मंदिर की बात करते रहिए, पेट नहीं भरेगा, क्योंकि एंड ऑफ द डे इंसान को सिर्फ अगर नमाज पढ़ने से और पूजा करने से पेट भर जाता तो फिर तो बात ही क्या थी। तो शाम को तो आपको खाना चाहिए। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, एक पॉलिसी थी, एक वक्त की जरूरत थी, हम नए नए आजाद हुए थे, हमारे ऊपर बहुत सारे दबाव थे, गरीबी थी, भुखमरी थी, तो हमने ये तमाम सारी चीजें उड़ी। तो इन्होंने एक तरीके से इकोनॉमी को खोल दिया पूरी तरीके से। अब वो जो लोग हैं जिन्होंने पिछले 70 सालों में इसी किस्म की चीजें बना के रखी हैं, तो उनका साफ देखिए देश में ये हो जाएगा, हम अमेरिका के पिट्ठू बैठ रहे हैं। तो वो जो कम्युनिस्ट पूरी दुनिया में खत्म हो चुके हैं, वो अपना राग अलापते रहते हैं, फैज की गजलें गाते रहते हैं, और वो शाम को जो पानी होता है 7 बजे के बाद का पीते हैं, और उसी पे फिर कम्युनिज्म चलता है, उसी पे उनका सोशलिज्म चलता है। बड़े बड़े महलों में रहते हैं, मजदूरों की बात करते हैं। तो इस शख्स ने जिस तरीके से उसको बदला, उसमें इनको अमेरिका में एक साथी ऐसा चाहिए था जो भारत के बहुत सारे इंटरनल मामलात में, जो विदेशी मामलात के लोग दखल देते थे, कश्मीर में दखल देते थे, ह्यूमन राइट का पाठ हमें पढ़ाने लगते थे, भारत में माइनॉरिटी के साथ क्या हो ये पढ़ाने लगते थे, भारत में इंटॉलरेंस हो गई है ये ओबामा साहब हमें बताने लगते थे, चर्चों में माइनॉर, तो ये तमाम सारी चीजें हमें हमेशा बैकफुट पे खड़ा कर देती थी। ऐसा लगता था कि अब हमारे खिलाफ हो गए, फिर यूएनओ में चले गए, फिर पाकिस्तान कहीं चला गया, पाकिस्तान को अपने देश के मुसलमानों से ज्यादा हिंदुस्तान के मुसलमान अच्छे लगते थे। जब हमने कहा कि भाई अगर फैसला इस बात पे ही करना है कि भारत के मुसलमानों के साथ में बड़ी नाइंसाफी हो रही है, हम इनको नमाज नहीं पढ़ने दे रहे, तो अगर इतना ही है तो पाकिस्तान भारत में एक बात पे तय हो जाए कि भारत में जितने हिंदू हैं, और अगर वो समझते हैं कि पाकिस्तान में उनके साथ बड़ा जारहाना बर्ताव हो रहा है, उनका मजहब खतरे में है और वो बेचारे बड़े परेशान हैं, तो वो भारत आ जाएं, और भारत में जितने मुसलमानों को लगता है कि भारत जो है बहुत ही इस्लाम के खिलाफ है और बड़ी कत्लो गारत हो रही है इस्लाम के नाम पे, तो वो अपनी मर्जी से जिस मुल्क में जाए चले जाएं। और पाकिस्तान में अगर उनकी पहली ख्वाहिश है तो वो वहां चले जाएं, वहां सेफ रहे, वहां इस्लाम भी ठीक रहेगा, और नमाज भी 5 वक्त पढ़ेंगे, रोजा नमाज भी रखेंगे,
और वहां इस्लामी इस्लाम होगा, कोई हिंदू नहीं होगा, कोई मंदिर नहीं होगा। तो मैं ये कहता हूं कि इससे ये साफ तो हो गया कि भारत के अंदर भी जो सरकारें थी उन्होंने भी झूठे नारों की वजह से ऐसे लोगों को ताकत दी। और जब ट्रंप के साथ हमारे रिश्ते हुए तो हम इस बुनियाद पे भारत का हिंदू खासतौर से, आज भी रिजल्ट आप कह रहे हैं कि अभी चल रहा है, वहां बहुत सारी चीजें हैं, 2-2.5 महीने थे, आज भी भारत में आप यकीन मानिए मुसलमानों को ऐसा लग रहा है कि ट्रंप का हार जो है वहां पे इसके बाद कैलिफेट स्थापित होने वाली है अमेरिका में, और फिर पूरी पूरी दुनिया का निजाम मुस्तफा अमेरिका से चलेगा, क्योंकि ट्रंप जो था बहुत ही एंटी इस्लाम एंटी मुसलमान था। और उससे भी बड़ी उनकी ख्वाहिश है कि वो मोदी का दोस्त था, तो मोदी को तो मार नहीं पा रहे, तो कम से कम ट्रंप हार गया तो हम इस पे ही कुछ सुकून मनाएं। तो ये तो वो वाली बात है कि आपके घर में जो बहू है उसको आप डांट नहीं पा रहे, तो आपने कहा कि चलो बेटी को डांटो, तो उससे बहू डर जाएगी। तो इनकी समस्या यह है कि अगर ट्रंप हार गया है तो हम कम से कम, हमें इस बात की तो खुशी है कि मोदी को नहीं हरा पाए तो हमने ट्रंप को हरा दिया। तो बिहार के चुनाव में अगर बीजेपी की सीटें कम ज्यादा हो गई तो दुखी हो गए, कम हो गई तो देखो, तो ये एक सैडिस्ट प्लेजर है इस देश के मुसलमानों को कि जो भी भारत को जो है गाली देगा या जो भी भारत को हरा सकता है, चाहे वो चाइना क्यों ना हो, वो चाहे नेपाल क्यों ना हो, वो बांग्लादेश क्यों ना हो, तो आप जब सैडिस्ट प्लेजर ढूंढने लगते हैं तब ये दिक्कत होती है कि काउंटर प्रोडक्टिव होता है। तो भारत का वो अवाम जो शायद ट्रंप को जाती तौर पे बहुत पसंद भी नहीं करता होगा, उनको ट्रंप इसलिए पसंद है कि वो नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा है। वो आर्टिकल 370 के फेवर में जो फैसला लिया गया, जो सीए का फैसला हुआ, उसमें अमेरिका ने कोई दखल नहीं दी। और जब अमेरिका किसी मामले में नहीं बोलता है तो बहुत सारे मुल्क भी दुनिया के बद चुप हो जाते हैं, उनको लगता है कि कहते हैं कि इसमें नहीं बोल रहा है। नहीं तो जिनकी जिनकी पॉपुलेशन 2 करोड़ है, 2.5 करोड़ है, वो मुल्क भी हमें को बताने लगते हैं, क्या कहते हैं कि ह्यूमन राइट क्या है। तो अब ऑस्ट्रेलिया के लोगों को पता चल गया कि क्या है आतंकवाद का मजहब। तो जब तक हम कहते थे आरिफ भाई, तो लोग ये कहते थे, पूरा वेस्ट ये कहता था, नो 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 नो, दिस इज नॉट, नो नो, इट्स ए लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम। वो टेररिज्म को लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम बता रहे थे। तो जब 9/11 में उनकी इमारत, जो उसके अमेरिका की शान की एक बहुत बड़ी पहचान थी, जब उसको जमीन दोष कर दिया, तो उन्होंने कहा नो 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 नो, इट इज ए टेररिज्म। तो उन्होंने अपनी मर्जी से टेररिज्म माना, अपनी मर्जी से लॉ एंड ऑर्डर माना। तो अब जब हमने सोचा कि जब यही तय होना है तो क्यों ना हम अमेरिका के साथ खड़े हों, और हमारे जो इंटरनल मामला थे जिसकी वजह से हम डरते हैं, क्योंकि यहां का मुसलमान भारत के हिंदुओं को या भारतीय हुकूमत को, वो जो 57 इस्लामिक मुल्क है और उनके पास तेल का एक टैप है, उससे भी डराते थे। इसीलिए इजराइल का मामला था, इसलिए इजराइल की बात ही नहीं कर सकते। आप फलस्तीन की बात करें तो पैलेस्टीन में आप, मैंने देखा ना कितना अपीज किया हमारे यहाँ। तो इन बुनियादों की वजह से ट्रंप की हार को भारत का हिंदू इस वक्त इस एंगल से देखता है कि अगर ट्रंप कमजोर होंगे तो भारत में जो जिस तेजी से रिफॉर्म चल रहे हैं, खासतौर से चाहे 370 का मामला हो, 35A का मामला हो, और जो दूसरे मामले हैं जिससे भारत की सोसाइटी के अंदर एक कंट्राडिक्शन है, गुस्सा है, वो प्रोग्राम रुक जाएंगे और थोड़ा नरेंद्र मोदी थोड़ा स्लो चलेंगे। ये उनकी सोच है। लेकिन मैं ये मानता हूं और आप भी जानते हैं कि अमेरिका को वहां का सदर नहीं चलाता। अमेरिका का सदर सिर्फ एक मास्क है। अमेरिका की जो इस किस्म की डॉक्ट्रीन होती है कि दुनिया में उन्हें किस नैरेटिव को खड़ा करना है, दुनिया में किन मुल्कों को खत्म करना है, दुनिया में किन मुल्क को जताना है, वो वहां कई सारे जो उनके इदारे हैं, चाहे वो सीआईए हो, वो तमाम लोग तय करते हैं और उसको बदलते नहीं। मुझे याद है कि ट्रंप साहब जब चुनाव लड़ रहे थे, पहला चुनाव, तो उन्होंने कहा कि रशिया के साथ में हम ये कर देंगे, ये कर देंगे, ये कर देंगे, ये कर देंगे, तो बहुत कुछ उन्होंने कहा। लेकिन सीआईए ने जब उनको डॉक्ट्रिन दिखाई कि ये आप नहीं कर सकते, इसमें अमेरिका का इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर वो चुप हो गए। तो आज बिडेन साहब ने यहां तक कह दिया है कि हम अमेरिका की तमाम यूनिवर्सिटी में कुरान शरीफ कंपलसरी करेंगे, इस्लाम की एजुकेशन कंपलसरी करेंगे। तो वो चुनाव को जीतने के लिए एक, जिसे कह सकते हैं कि एक स्लोगन है, एक नारा है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि बिडेन साहब आ जाएंगे तो पूरे वर्ल्ड की पॉलिसी बदल जाएगी और वो चाइना के साथ दोस्त हो जाएंगे और हिंदुस्तान के खिलाफ हो जाएंगे और अमेरिका को पाकिस्तान को बड़ा फायदा। तो ये, क्योंकि हम लोग उससे ज्यादा सोचते नहीं है, लिहाजा हम यही समझते हैं कि वो अपनी मुल्कों को छोड़ के हमारे हिसाब से अपने मुल्क की पॉलिसी बनाएंगे। उनके मुल्क की पॉलिसी है और जिसमें उनका मफाद है वो उसके साथ जाएंगे। उन्हें ना बीजेपी से इंटरेस्ट है, ना उन्होंने मुस्लिम लीग से इंटरेस्ट है, ना उन्हें नवाज शरीफ से इंटरेस्ट है, ना इमरान खान से इंटरेस्ट है, ना नरेंद्र मोदी से इंटरेस्ट है। जब तक चीजें उनके अपने इंटरेस्ट की होंगी, ये हमें तय करना है कि उनके इंटरेस्ट के अंदर से हम अपना इंटरेस्ट कितना निकाल सकते हैं, इतना ही भर है। लिहाजा ट्रंप को लेकर के थोड़ा सा मायूसी तो है हिंदुस्तान में,
इस बात को लेकर के, खासतौर से कि भाई ट्रम्प जो है वो उनका इलेक्शन गड़बड़ हो गया है, फिर वो वहां किस तरीके से पोस्टल बैलेट का फ्रॉड हुआ है, वो तमाम सारी चीजें चल रही हैं। लिहाजा अमेरिका के अंदर की कोई पॉलिसी बदलने वाली होगी, मैं इसको मानता नहीं हूं। और कोई एकदम कुछ पलट जाएगा ऐसा भी नहीं होने वाला है। लेकिन फिर भी एक सिंबॉलिक, अगर अगर ट्रम्प की हार होगी तो थोड़ा सा लोगों को ये लगेगा कि, और खासतौर से यहाँ वो जो नैरेटिव जो अर्नब गोस्वामी के खिलाफ टाइप के जो पत्रकार हैं और जो मीडिया है वो ये सब चलाएगा। क्योंकि हमारे यहाँ तो बिहार के चुनाव में भी अगर बीजेपी का कुछ 19-20 हुआ तो लोग कहेंगे कि लोगों ने मैंडेट दे दिया है 370 हटाने का। जो मैंडेट आपने 370 हटाया है उसके खिलाफ मैंडेट आया है। ये राम मंदिर का जो कोर्ट से उसके खिलाफ मैंडेट आया है। तो यहाँ तो कॉलेज का चुनाव भी अगर कांग्रेस पार्टी जीत जाएगी तो उसे वो फिर यही सब मैंडेट का खबर देती है और फिर उसका प्रचार होता है, उसको उसको चारों तरफ फैलाया जाता है। तो ये मैं समझता हूं कि यूएस का चुनाव जो है कोई लॉन्ग रन में भारत की पॉलिसी नहीं बदल सकता। और लॉन्ग रन में कोई भारत और अमेरिका के बीच में रिश्ते, क्योंकि ये बनिए लोग हैं, ये तिजारती लोग हैं, इनको पैसे से और रिश्ते से मतलब होता है। तो वो तिजारत में तो हमारा आदमी भी तेज है कि कितना देना है और कितना लेना है। तो चाहे वो फ्रांस हो या दूसरे दीगर देश हो, आज पूरी दुनिया में रिश्ते इसके ऊपर चलते हैं कि कितना आपको हमें फायदा हो सकता है और हमें आपसे कितना फायदा हो सकता है। आप लोगों को अपने यहाँ कितना मारते हैं, नहीं मारते हैं। अगर यही बुनियाद होती, इन्हीं रिश्तों की बुनियाद होती, तो चाइना में पूरा उघर मुस्लिम के साथ क्या हो रहा है, क्या पाकिस्तान के हर मुसलमान को नहीं पता? जो कम से कम इस्लाम का जो 24 घंटे लेकर के जीते हैं अपने हाथ में, उन्हें पता नहीं है कि वहां वहां किस किस तरीके के रेस्ट्रिक्शंस हैं। क्या हो रहा है मुसलमानों के साथ? नमाज पढ़ने की पाबंदी है, दाढ़ी रखने पे पाबंदी है, मोहम्मद साहब का नाम रखने की पाबंदी है, एक खास किस्म की गुम्बद बनाने पे पाबंदी लगी हुई है। तो ये वहां नहीं बोलेंगे क्योंकि अभी चाइना के साथ इंटरेस्ट है। लेकिन पाकिस्तान और भारत का सिर्फ इतना ही फर्क है सर कि पाकिस्तान ने हमेशा उन लोगों से दोस्ती की जो भारत के दुश्मन हैं। उसने इस बुनियाद पे दोस्ती नहीं की कि वो पाकिस्तान के हक में है या नहीं है। उसने सिर्फ इस बुनियाद पे दुनिया से दोस्ती की कि वो हिंदुस्तान का दुश्मन होना चाहिए, चाहे वो कोई हो। उस दुश्मनी की वजह से वो ये समझते थे कि हम भारत को नुकसान पहुंचा सकते हैं, और इसलिए भारत का जो भी दुश्मन लगता है उन्हें, वो उसके साथ चले जाते हैं। भले ही उनको कोई फायदा उससे होता नहीं है, क्योंकि जो इनके साथ दोस्ती रखता है पाकिस्तान के साथ, वो अपने एजेंडे के लिए रखता है। वो इनकी वजह से थोड़ी दुश्मन है कि भारत पाकिस्तान जो है भारत का दुश्मन है इसलिए चाइना ने उससे दोस्ती की, उसका कोई मतलब ही नहीं है। उसको अपनी कॉरिडोर बनानी है, उसे भारत के साथ भी संबंध रखने हैं उससे, क्योंकि सबसे बड़ा दुनिया का मार्केट भारत है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, इसलिए उसके साथ रिश्ते हैं। तो ये रिश्ते तो खत्म नहीं होंगे। ठीक है, ये बॉर्डर का मामला है, चलता रहेगा। लेकिन पाकिस्तान ने तो अपने घर में से सड़क बनाई है। अब पाकिस्तान तय करे कि उस सड़क का असली मालिक कौन होगा, किस तरीके से उसने श्रीलंका के अंदर वो बनाया, और उसके बाद जब वो पैसे नहीं दे पाए तो उन्होंने कहा ये हमारी हो गई। अब ये वन रोड वर्ल्ड बेल्ट आपके बेडरूम से होती हुई जा रही है, तो जब चाइना के लोग वहां से बेडरूम से सड़क से निकलेंगे तो आपकी ताकत है कि आप उसे रोक सके? और वो वहां कहने लगे कि अब यहां पे हम मॉल बनाएंगे। तो इसी तरीके से तो मुल्क गुलाम होते हैं भाई। आपकी जमीन पे कब्जा हो गया, आपकी आपके आपके घर से होके वो चले गए, और आपने फिर अपने से इतने ताकतवर आदमी से दोस्ती की है। तो ये दोस्ती थोड़ी नहीं है, ये तो मजबूरी है आपकी। आप दोस्ती करते, बॉर्डर के बाहर रखते, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन आप तो बावर्ची खाने तक उसको ले गए हैं। अब आप, उसकी ताकत है कि आप उसके खिलाफ कुछ कर सकें। वो जानता है कि आपकी जो इकोनॉमी है वो इस ताकत में नहीं है, दुनिया में आप किसी के कोई आपके साथ नहीं खड़ा है, और आपके पास इतनी बड़ी पॉपुलेशन नहीं है कि वो आपको वर्ल्ड मार्केट में, उसे भारत की जरूरत हमसे आपसे ज्यादा हमारी है। तो ये हकीकत है। तो पाकिस्तान ने भारत की दुश्मनी में अपने घर में एक ऐसा हाथी खड़ा कर लिया है कि वो कमरे के अंदर घुस गया, या वो निकाले कैसे? मेरा मानना यह है कि वो अमेरिका हो, चाइना हो, दीगर इन बुनियादों पे लोग समझते हैं। लेकिन मैं भारत और पाकिस्तान का बार बार जिक्र इसलिए करता हूं कि लाइन खिंची हुई है, बाकी तो सब एक ही है। कोई ऐसा तो नहीं क्या कहते कि पाकिस्तान में कोई अलग किस्म का कल्चर है, या पाकिस्तान का इस्लाम कुछ और है और हिंदुस्तान का इस्लाम कुछ है, साहिर लुधियानवी का कुछ अलग है। ऐसा तो नहीं है। तो लाइन खींच लेने से आप ना तो कल्चर बदल पाए, ना अपना मिजाज बदल पाए, ना आपका एंटरटेनमेंट का तरीका बदला, सब कुछ वही था। तो आप लाइन खींचने से अलग नहीं हो गए। पठानी सूट पहनने से आप पाकिस्तान का मुसलमान कुछ और नहीं हो गया भाई। वहां भी वही मुनाफकत है, यहां भी वही मुनाफकत है। वहां भी वही मस्जिद है, यहां भी वही मस्जिद है। तो मुझे लगता है कि इस बुनियाद पे कोई मुल्क बहुत दिन तक चलता नहीं है सर। इसलिए पाकिस्तान अपने वजूद की लड़ाई लड़ना शुरू करेगा, ध्यान रखिएगा।
और पाकिस्तान के बराबर। आप देखिए कि पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में लोग खड़े होकर कह रहे हैं, अपने मुल्क के, वो इस्लाम के मानने वाले, वो मिल्लत, वो खड़े होकर कह रहे हैं कि साहब पसीने छूट रहे थे शाह मोहम्मद कुरैशी के, पैर कब कपा रहे थे। अरे कोई अपने मुल्क के बारे में ऐसा बोलता है? और कम से कम काफिर मुल्क के सामने तो बिल्कुल ना बोलो, क्योंकि काफिर तो भाई बहुत खतरनाक चीज है, ब्राह्मण बनिया है भाई, उसके सामने खड़ो के आप अपनी असेंबली में बता रहे हैं कि अपनी पोल खोल रहे हैं। तो आपके हालात कहां तक आ गए हैं? कितना छुपाएंगे आप भाई? इसलिए उसको मानना पड़ेगा, आज नहीं मानेंगे कल मानेंगे। तो कुल मिलाकर के अमेरिका चाइना का जो मामला है ये यही है। लेकिन फिर भी भारत में एक बहुत बड़ा वो है, वो ये कहता है कि अगर वो बदल भी गए, वहां पे पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन बदल भी गया, तो भी भारत के किसी रिश्ते पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। पुष्पेंद्र जी, सनातन धर्म की तरफ आते हैं। मैंने अभी पिछले जी। दिनों आपका एक इंटरव्यू था, उसका 1 मिनट का पार्ट मैंने फेसबुक पे अपने शेयर किया था, जिसमें आपने ये कहा था कि भारत में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 30, जो कि इजाजत देता है मस्जिदों को वो तबलीग करने की और मदरसों को कायम करने की और रिलीजियस स्कूल को कायम करने की। लेकिन एक आर्टिकल है शायद 38, जो कि हिंदुओं को इस चीज से रोकता है कि वो अपने रिलीजियस स्कूल्स खोलें। उस पर मुझे बड़ी लानतान हुई, खास तौर पे आपके लिबरल हिंदुओं ने बहुत मुझे वो किया कि आप क्या नफरत फैला रहे हैं और ऐसा कुछ नहीं है और ये सब झूठ है, बकवास है। तो आप जरा इसको एक्सप्लेन करें कि क्या सिचुएशन है, कि क्या बाकी मजहबों को वहां पे खुली आजादी और हिंदुओं को पाबंद किया गया है? देखिए, हमारे आइन के अंदर ये कहा गया है, आर्टिकल 25 ये कहता है कि माइनॉरिटीज को अपने मजहब को प्रोफेस करने में, प्रैक्टिस करने की इजाजत है। उसके साथ में सब क्लॉज जोड़ा गया है, विद पब्लिक ऑर्डर एंड मॉरलिटी। इस बुनियाद पे आप अपने मजहबों का प्रचार कर सकते हैं, फैला सकते हैं। उसमें लिखा है कि पब्लिक ऑर्डर और मॉरलिटी का आपको ध्यान रखना है। तो सवाल यह है कि जब ये डिबेट हो रही थी दिसंबर 1948 में, तब इस पे बहस हुई, तो ये कहा गया कि आप उसका प्रचार कर सकते हैं और प्रसार कर सकते हैं, नहीं उसको फैला सकते हैं और उसकी पब्लिसिटी कर सकते हैं। तो सवाल ये उठा कि इस्लाम में जो कंसेप्ट ऑफ इस्लाम है, उसमें कहां पर लिखा हुआ है कि आप इस्लाम का प्रचार करें? इस्लाम के प्रचार करने का या फैलाने का कहां पर, कहां कहां इस्लाम का हिस्सा तो है नहीं कि इस्लाम का प्रचार करना है आपको। तो आप प्रैक्टिस करें, इस्लाम के बारे में आप लोगों को बताएं, समझ में आता है। लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि पूरा पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब कर दें और इमोरल काम करने लगे आप। इसकी इजाजत नहीं है। इसकी इजाजत की मिसकात 2 बजे बताता हूं कि आप सड़कों पे नमाज कैसे पढ़ेंगे। आप पब्लिक डिसऑर्डर ऑर्डर को आपको ध्यान में रखना है, आप माइक से नमाज क्यों पढ़ेंगे? आप पब्लिक प्लेसेस के ऊपर मस्जिद क्यों बनाएंगे? आप नेशनल हाईवे के ऊपर मजार क्यों बनाएंगे? तो उसको जो कहा गया है, उसका ऊपर का क्लॉज तो मुसलमानों ने समझ लिया, नीचे का क्लॉज नहीं समझते। अब दूसरी बात कि हमारे यहां दीनी मदरसे हैं, हमारे यहां इस संविधान के अंदर जो 1950 में बना, उसके बावजूद भी कई सारे प्रोविजन आए और उसमें खुली छूट दी गई। आज भी किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में भारत की संस्कृति जो है, चाहे वो वेद हो, पुराण हो, उपनिषद हो, इसका कोई सब्जेक्ट आपने सुना है किसी यूनिवर्सिटी में, किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में है? लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इस्लामिक स्टडीज की फैकल्टी है और वो वहां है। और इस्लामिक स्टडीज का संस्कृत से कोई लेना देना नहीं है। संस्कृत इज ए लैंग्वेज और इस्लाम एक पूरा मजहब है। तो मेरा कहना यह है कि आपका कानून आपके देश में क्या उपनिषदों को पढ़ाने की, सब्जेक्ट की कोई इजाजत देता है? नहीं देता है।
प्राइवेटली कोई पढ़ा रहा है बात अलग है, लेकिन आपका संविधान तो आपको इजाजत नहीं देता है। आप जिस गीता के ऊपर हाथ रख करके इस देश में हर आदमी शपथ लेता है, चीफ जस्टिस भी शपथ लेता है, और मुकदमे के दरमियान उस मुजरिम से कहा जाता है कि गीता पे हाथ रख के कहो कि मैं जो भी कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। तो उसी गीता को, जो हमारा मजहबी ग्रंथ ही नहीं है, हमारी मजहब की किताब नहीं है गीता, गीता से हिंदुत्व का कोई लेना देना नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि अगर आप गीता को, वेदों को, उसकी इजाजत ही नहीं है आपको, कहां पर है, किस किस कॉलेज में है, किस रिकॉग्नाइज, उसकी बात कर रहा हूं। प्राइवेट तो आप अपने घर में कोई मदरसा प्राइवेट खोल लें और आप पढ़ाएं, लेकिन अगर आपको एफिलिएशन कराना है, किसी बोर्ड से कराना है, तो ये नहीं करा सकते आप, तो इजाजत उसकी नहीं दी गई है। ये 29 के अंदर है, फिर सब क्लॉजेस में चीजें आ जाती हैं। तो हमारे यहां यह है कि हमारे लिबरल तो अल्लाह के फजल से इतने महान हैं कि उनसे अगर आप ये पूछ लें कि भाई पुष्पेंद्र साहब ये गलत बता रहे हैं और आरिफ भाई आप इसे झगड़े को फैला रहे हैं, तो उनसे पूछिए भाई कि हिंदुस्तान में माइनॉरिटी कमीशन कैसे बन गया, हिंदुस्तान में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कैसे बन गया, 95 के अंदर वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट कैसे बनाए। आप डर जाएंगे अरे भाई ये प्रॉपर्टी एक्ट देख करके, लेकिन वो पढ़ना नहीं चाहते, बताना नहीं चाहते। इसलिए मैंने कहा कि अर्नब गोस्वामी और हम जैसे लोगों में सिर्फ इतना ही फर्क है कि हम कोई बात हवा में नहीं करें। देखिए, एक बातचीत करने में कोई ह्यूमन एरर से कोई डेट ऊपर नीचे हो जाए, कोई गिनती ऊपर नीचे हो जाए, वो एक अलग हो सकता है, लेकिन उस पर भी हम मानने को, लेकिन आप कहें कि टोटलिटी में हम गलत कह रहे हैं और हम बिल्कुल ब्लैंक कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं कि इस मुल्क में इतने सारे लोग हैं वो जवाब नहीं दे सकते। और मेरी इस पूरी मेज पर जितनी किताबें हैं वो किसी आरएसएस बीजेपी की लिखी हुई नहीं है, किसी की नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि भाई आप उस नजर से देखना ही नहीं चाहते। मुझे याद है कि जिस वक्त ये सब कुछ हुआ, बंटवारा हुआ भारत का, हजारों लाखों लोग मारे गए, तो मिस्टर आपके मौलाना आजाद, लारी, ये तमाम सारे लोग थे, उसमें अली बरादरान भी थे, इन सब लोगों ने कहा कि भाई भारत में मुसलमानों को कुछ खास उनको अलग से दिया जाना चाहिए क्योंकि वो माइनॉरिटी में है। मैं गोपाल अयंगर साहब, सरदार पटेल, इन लोगों के वर्बेटम बता देता हूं। उन्होंने कहा कि आपकी ये सोचने की जुर्रत भी कैसे हुई, आपकी वजह से हम अपने इलाकों में नहीं जा रहे, जो आपने मजहब के नाम पे कत्ल गारत की है, लाखों हिंदुओं में गुस्सा है और अभी उनका खून नहीं सूखा है, और आप हमसे कहते हैं कि आपको विशेष रियायतें चाहिए। आप लोगों ने पाकिस्तान बनवाने में पूरी ताकत से जान लगाई और पाकिस्तान बनवाया, और पाकिस्तान बनवाने के बाद आप गए नहीं, तो आप ये चाहते हैं कि अब हम भारत में आपको विशेष रियायतें दे दें। उनका ये मुमकिन नहीं है, हम नहीं दे सकते। लेकिन वो उन्होंने उस वक्त भले ही न दी हो, लेकिन उस वक्त बहुत सारी डिबेट हुई है, उसमें अंबेडकर ने तो एक जगह यहां तक जाके कह दिया, कई डिबेट्स के बाद, तो उन्होंने जब ये संविधान बन गया तो उन्होंने कहा अगर मेरा बस चले तो मैं इस संविधान में आग लगा दूंगा, क्योंकि उनके हिसाब से झूठ बोले गए इस संविधान के अंदर। तो वो तो एक एक चीज के लिए लड़ते रहे। उस वक्त भी डिबेट में आया कि सेकुलर शब्द क्या करें डाला जाए और भारत का संविधान सेकुलर किया जाए, तो उसमें अंबेडकर ने कहा कि भारत की जो जमीन है, भारत की जो सिविलाइजेशन है, उसमें सेकुलरिज्म की जरूरत ही नहीं है, और अगर सेकुलरिज्म की जरूरत होगी तो आने वाली नस्लें तय करेंगी, इसलिए आज हम क्यों डालें इसमें। ये अंबेडकर ही है जिसके बारे में मुसलमान आपको नहीं बताते। अंबेडकर ने कहा जब ये मजहब के नाम पे मुल्क बटाता फिर भारत में मुसलमान क्यों रहेगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि लिबरल्स की दिक्कत यह है कि आप उनके दिल की बात करें तो अच्छी बात, और उनका तो स्लोगन यह है कि आप हमारे घर आएंगे तो क्या लाएंगे और हम आपके घर आएंगे तो क्या खिलाएंगे, ये उनका सेकुलरिज्म है। इसलिए वो किसी ऐसी बात को सुनने नहीं चाहते। तो क्या इस देश में इतने बेवकूफ लोग हो गए हैं कि एक गलत नैरेटिव देश में चल रहा है और उसको सभी सुन रहे हो, सबको अच्छा लग रहा है, जबकि आज कम्युनिकेशन का दौर है, हर आदमी 2 मिनट में पुष्पेंद्र साहब से कहेगा ये आपने गलत कहा है, ये ठीक कहा है, इसमें ऐसा नहीं है, ऐसा है, यहाँ है। और मैं एक्सेप्ट करता हूं, तो पब्लिकली कहता हूं कि यार पब्लिक भी, आप पब्लिक स्पीकिंग के अंदर हो सकता है कि आपके जहन से कोई चीज गलत निकल जाए, लेकिन उसको रीचेक करने को हम कोई अल्लाह मियां थोड़े नहीं भाई मेरे। लेकिन आप कहें कि ये इश्यू ही गलत है। हमने तो माइनॉरिटी कमीशन को चैलेंज किया, अब हम माइनॉरिटी कमीशन को चैलेंज कर रहे हैं, लोग कहते हैं यार ये तो बड़ा
मतलब तुम एंटी मुस्लिम काम कर रहे हो। तो अब हिंदुस्तान में आरिफ भाई माइनॉरिटी का मतलब मुसलमान, जबकि इस देश में माइनॉरिटी के नाम पे सिर्फ 50,000 पारसी रहते हैं। टाटा जिसको आप मानते हैं वो 50,000 हैं, 1% जैन है, 1.5% सिख हैं टोटल पॉपुलेशन के। अगर माइनॉरिटी है, ये माइनॉरिटी है, ये 19 से 20% मुसलमान कब से माइनॉरिटी में हो गए। लेकिन एक तो आपने ये माइनॉरिटी कमीशन झूठ से बनाया, फरेब पे बनाया, उसकी हम कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं और कोर्ट में हमारी अपील एक्सेप्ट हो चुकी है, सुनवाई हो रही है उसकी, और हमने तथ्यों पे चैलेंज किया है। किसी मुसलमान से कोई जाति दुश्मनी नहीं है हमारी। लेकिन हम ये बात करेंगे तो लिबरल कहेंगे देखो यार ये लोग तो सिर्फ झगड़ा फैलाना चाहते हैं। अरे ऐसी दोस्ती का कोई मतलब नहीं है कि कैंसर हो जाए और हम दोस्ती चला रहे हैं। ये कैंसर वाली दोस्ती है कि जब भी वक्त आता है तो हम अपनी अपनी तलवारें निकाल लेते हैं, लेकिन दिन भर हम भाई भाई की बात करते हैं। तो भाई भाई की बात करते हैं तो एक भाई दूसरे भाई के मौका क्यों तलाशता है कत्ल करने का, अगर दोस्ती है तो ये आर्टिफिशियल क्रिएट की हुई दोस्ती नहीं चलेगी। इसलिए इस देश में चीजों को सच मत बोलो। भाई क्यों माइनॉरिटी कमीशन है इस मुल्क के अंदर, मुझे बताइए। जब ये मुल्क के आइन के में लिख दिया गया है कि सेकुलर है मुल्क, है तो खत्म कैसा हो गया, सब बराबर है, सब बराबर है, तो सबके बराबर होना चाहिए। फिर ये क्या बात है। इसीलिए मैंने कहा कि राष्ट्रपति भवन में इफ्तार की दावत दी जाए तो मुल्क सेकुलर। लालू प्रसाद वोट ये कह के माने कि यादव और मुसलमानों को वोट दे करके हम हिंदुओं को और ब्राह्मणों को हरा सकते हैं, तो ये सेकुलरिज्म है। लेकिन मोदी या बीजेपी ये कहे कि सारे हिंदू एक हो जाओ, तो देखो ये मुल्क तोड़ने की बात कर रहे हैं। ये अजीब कमाल है, इस देश के अंदर ये चल रहा है। तो हमने सच बात नहीं मानी, इसलिए आज देखिए कौन कौन से मुकदमे हैं जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं। और हमें पूरी उम्मीद है, हम ये किसी 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 आप जानते हैं कि मेरी ना कोई सियासी बैकग्राउंड है, ना किसी संगठन से मेरा कोई लेना देना है। भारत के मंदिरों में से जो पैसा चढ़ाया जाता है उस पैसे में से 80% सरकार ले लेती है। भारत में संविधान के तौर पर, आईनी तौर पर एक रिजर्वेशन का है मामला कि ये पिछाड़े दलित लोग हैं, ये पिछड़े लोग हैं, ये कमजोर लोग हैं, इनकी अगर 20% आएंगे और अपर कास्ट के 50% आएंगे तो 20% वाला जो है वो डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर। वो एक अलग फ्लॉ हो सकता है, लेकिन ये है। फिर उसके बाद में माइनॉरिटी कमीशन आ गया, उस पर भी एक अलग से रिजर्वेशन है। तो जो लार्जर मेजोरिटी कम्युनिटी वो कहता है यार हमारे मंदिरों का 80% पैसा भी ये ले जाते हैं। अब ये पैसा जाता है तो देश की सरकारें इनसे कहां से योजनाएं चलाती हैं। ये कहां मुसलमानों को 1-1 लाख रुपए देके आईएएस पीसीएस बना रही हैं। ये मुसलमानों के लिए अलग से जो योजनाएं चल रही हैं, ये इससे एक दूसरे में आपस में वो नहीं पैदा होगा, रिफ्ट नहीं पैदा होगी यार, कि हमारा काम पैसे कमा करके सिर्फ जीएसटी देना है, इनकम टैक्स देना है। क्योंकि हम अपर कास्ट में पैदा हो गए तो हमें अलग से कोई चीज का कोई हमें लीवरेज नहीं मिलेगा, हमारे लिए कहीं कोई रिजर्वेशन नहीं होगा। ये दलितों के नाम पे हो गया, ये मुसलमानों के नाम पे हो गया, ये सिखों के नाम पे हो गया, ये जैन के नाम पे हो गया, ये बौद्धों। तो भाई व्हाट इज आवर ड्यूटी। तुम तो हमारे मंदिरों को नहीं छोड़ रहे, तो मजारों पे और अजमेर शरीफ पे जो अरबों खरबों रुपया चढ़ता है वो सरकार क्यों नहीं लेती। उस पैसे से मुसलमान क्या करते हैं, उस पैसे से वहां 50 खानदान जो है सज्जादा नशीन वो अय्याशी करते हैं, वो मुसलमान के नाम पे उनसे नहीं पूछते। ये जामा मस्जिद का इमाम ये क्या करता है, इसने जामा मस्जिद के चारों तरफ नाजायज हजारों दुकानें दे रखी हैं, पैसा कमाता है। इस्लाम के नाम पे वो अहमद बुखारी करोड़ों रुपया कमा रहा है। अरे भाई तुम्हें कौम की जरूरत वो है, अगर चिंता है, अगर तुम बहुत कंसर्न हो तो इस पैसे को अपने मुसलमान भाइयों के स्कूलों में लगाओ, कॉलेजों में लगाओ। लेकिन तुम्हें तो नहीं लगाने हैं क्योंकि मुसलमान को पढ़ाना नहीं है, तो तुम मदरसा बना देते हो और गरीब का बच्चा मदरसे में पढ़ेगा और अहमद बुखारी का बच्चा जो है वो विदेश में पढ़ेगा। तो सवाल ये है कि भाई मेरे पैसे से मुझे, तब ये जो जब जब आप इस तरीके के सवाल खड़े करते हैं तो लोग कहते हैं ये कम्युनल लोग हैं। अरे भाई हमारा घर लुटा जा रहा है, हमारे बच्चों के पास कुछ नहीं है, हम सवाल अगर मजहब के नाम पे नहीं कर रहे तो हमारी हिंदुस्तानी की शक्ल में तो करो यार। हम इस मुल्क के शहरी हैं, हम टैक्स देते हैं, हमारे बच्चों को कोई रियायत ही नहीं है। और जो रियायत, जो कुछ नहीं करते, जो सिर्फ गंदगी करते हैं इस देश के अंदर, जो जमीनें घेरते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, आप उनको ही मजबूत कर रहे हैं। तो फिर जब ये इस किस्म का तासुब पैदा होता है तो फिर गुस्सा आता है लोगों में। तो इस तरीके की धाराएं एक नहीं है, बहुत सारी बनी हुई हैं। अब हमारे देश में एक छोटी सी बात बता दूं मैं आपको, अब इसमें मुसलमान शामिल नहीं है।
आर्टिकल 333 है हमारे यहां, 333, इसका जिक्र कभी सुना आपने? नहीं। अब ये आर्टिकल 333 क्या है? ये भारत के आईन में एक आर्टिकल 333 है, और ये 333 ये कहता है आरिफ भाई कि जब भारत आजाद हो गया था तो यहां से अंग्रेज चले गए थे, तो अंग्रेजों के जो रिश्ते इस मुल्क में जायज और नाजायज तौर पे भारतीय खवातीनों से बने, यहाँ की औरतों से रहे उनके रिश्ते, उन्होंने शादियां की, ये किया वो किया। अब वो बड़े वाले अंग्रेज तो चले गए, छोटे वाले यहीं रह गए, बस गए, उनकी नस्ल दर नस्ल भी बदल गई। अब तो उनके जो नए बाप हैं वो उस तरीके से दिखते भी नहीं है, लेकिन उनसे पैदा होने वाली जो 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 आप कह सकते हैं कि बच्चे थे, उनको भारत में एंग्लो इंडियन कहा जाता है। तो भारत के आईन में 1950 में यह तय कर दिया गया कि आर्टिकल 333 के तहत भारत की जो लोकसभा है, जिसे आप क्या कह सकते हैं उसको, हाउस ऑफ कॉमन, जो उसका कंपैरिजन है, उसमें आप 2 सीटें जो है एंग्लो इंडियन के लिए रिजर्व कर दी गई हैं कि 545 सीटें जो भारत की लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ है, उसमें 543 पे तो चुनाव होगा और 2 सीटें नॉमिनेट कर दी जाएंगी, क्योंकि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को प्रोटेक्शन चाहिए। तो अब आप मुझे बताइए कि मैंने इसके ऊपर जब स्टडी की, और 1.5 साल पुरानी बात है, क्योंकि हमारे यहां काम दबे छुपे चल रहे थे, कोई पूछता नहीं था, क्योंकि लोगों को लगता था हमें क्या जरूरत है यार, रोटी पानी खाओ, मस्त रहो, अपने बाकी दुनिया चल रही है। तो हमने 1.5 साल पहले मैंने नासिक की एक सभा में इस बात को रखा, और मैंने कहा कि मैं उस बेचारे एंग्लो इंडियन से मेरा कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन देश को यह पता चलना चाहिए कि पार्लियामेंट की एक सीट के लिए 12 से 14 लाख लोग होते हैं एक सीट के रिप्रेजेंटेटिव। 14 लाख लोगों पे कहीं कहीं 20-20 लाख लोगों के ऊपर एक लोकसभा की सीट आती है। लेकिन मैंने कहा ये कौन लोग हैं जो इतने इंपॉर्टेंट हैं, जिन्हें 1950 से ही इतना इंपॉर्टेंट मान लिया गया था कि इनकी, क्योंकि ये जो है चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, इनके लोग कम हैं, लिहाजा 2 सीटें नॉमिनेट कर दें। तो जब मैंने ये मुद्दा उठाया कि भाई ये खत्म होनी चाहिए और ये 2 सीटें नॉमिनेट करनी है, तो एक गिलगित बल्तिस्तान का आदमी नॉमिनेट होगा और एक पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का एक आदमी नॉमिनेट होगा, ताकि भारत का जो दावा है इन 2 जगह के ऊपर वो टेक्निकली, लीगली, कॉन्स्टिट्यूशनली, मॉरली, पॉलिटिकली, सोशली मजबूत दिखे पूरी दुनिया के सामने। तो इसको खत्म होना चाहिए। वो बात बढ़ते बढ़ते कहीं आगे चली गई, आगे चल के सरकार के कानों में गई, नहीं गई मैं नहीं जानता कि मेरी वजह से गई, लेकिन ये अवाम में एक टॉपिक आ गया और कुछ दिन के बाद पता चला कि भारत की पार्लियामेंट में इस पे बहस होने लगी। और आप जानते हैं कि जब ये जम्मू कश्मीर का मामला 370 और 35 एक आया, उसी दरमियान ये मामला भी उठा, और उसमें भारत के कानून मिनिस्टर, वजीर, उन्होंने भारत की पार्लियामेंट में क्या बोला, आप सुन के हंसेंगे। उन्होंने कहा कि ये जो एंग्लो इंडियन हैं, जब हमने इनकी पॉपुलेशन का पता लगाया तो पता चला कि 135 करोड़ के मुल्क में इनकी गिनती सिर्फ ओनली 262 है। अब ये 262 वाले लोग जो थे, इनके लिए 2 लोकसभा की सीटें चल रही थी। ये कौन लोग है भाई? उसे सरकार ने खत्म कर दिया। लेकिन किसी लिबरल ने क्यों नहीं पिछले 70 साल में बताया कि भाई ये 2 सीटें क्यों चल रही हैं, ये हजारों लाखों का जो खर्चा होगा, इनके 2 एमपी बनेंगे, इनको इतने पक्ष मिलेंगे, ये किस काम के हैं? इनके तो कोई इलाका भी ऐसा नहीं है जहां इनको काम कराना है। तो ये झूठ बहुत सारे चल रहे हैं, हम कोई नई बात नहीं कह रहे। और ये लिबरल की खामोशी है कि इस मुल्क के अंदर 95 के अंदर एक वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट बन गया। अरे भाई आप उसे सुनेंगे, आप अगर एक हिंदुस्तानी भी है तो भी आपको गुस्सा आएगा। उस प्रॉपर्टी एक्ट ने क्या करा है कि मुसलमानों की जमात है, जिसे आप वक्फ कहते हैं, वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट है, उसमें यह कर दिया गया है, उसमें ऐसे ऐसे सेक्शन हैं कि उन्होंने ताजमहल को वक्फ प्रॉपर्टी घोषित कर दिया। अब वक्फ की प्रॉपर्टी हो गई ताजमहल। अब ताजमहल की पूरी रखरखाव तो भारत सरकार करेगी, उनकी तनख्वाहें, जो उसमें 500 लोग काम कर रहे हैं, उनकी तनख्वाहें भारत सरकार देगी। भारत सरकार देगी तो फिर वो हमारा टैक्स है, और वो हमारे टैक्स से उनको तनख्वाह मिलेगी। लेकिन प्रॉपर्टी जो है वो वक्फ बोर्ड की है भाई। मुसलमान उसमें नमाज पढ़ेंगे जाकर के, क्योंकि शाहजहां वहां थे, लेकिन हिंदू जाकर हनुमान चालीसा नहीं पढ़ेगा, और उस प्रॉपर्टी पे उनका मालिकाना अधिकार है।
तो आपने एक तरफ ये किया, लेकिन उसी वक्फ प्रॉपर्टी के आर्टिकल के सेक्शन 40 में यह कह दिया गया कि मुसलमान जिस किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ प्रॉपर्टी घोषित कर देगा उसे चैलेंज नहीं किया जा सकता। उसमें मेरी जाती मकान को कल आकर के वो ये कह दे कि पुष्पेन साहब ये मकान आपका नहीं है, ये वक्फ प्रॉपर्टी है, तो पुष्पेन साहब के पास कोई जवाज ही नहीं है। पुष्पेन साहब लड़ते रहे 100 साल तक कोर्ट में जाकर के। तो आपने इस मुल्क के अंदर जो जमीनों का बंटवारे के हिसाब से देखें, सबसे ज्यादा जमीन इस देश में रेलवे के पास है, रेलवे की जो प्रॉपर्टीज हैं। उसके बाद में नंबर 2 पे डिफेंस के पास है, जमीनों की बात कर रहा हूं, और नंबर 3 पे वक्फ के पास है जमीन इस मुल्क की। अब यह कानून बना मुसलमानों को अपीज करने के लिए। अब आप कहेंगे ये कब बना? इसलिए मैंने कहा कि इनकी तारीख को समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये क्यों हुआ। आपको पता है 91 के अंदर राम मंदिर का मूवमेंट बहुत शबाब पर था। 92 में वो मस्जिद मिस्मार हो गई। अब उसके बाद में फौरन ही 92 में जब मस्जिद मिस्मार हो गई तो सेकुलरिज्म खतरे में आ गया। कांग्रेस का प्राइम मिनिस्टर था। तो आनन फानन में जो आदमी 1958 में फौत हो चुके थे, भारत के पहले जहनी इंटेलेक्चुअल मौलाना अबुल कलाम आजाद, जो 58 में जो अल्लाह को प्यारे हुए, उन्हें 92 में भारत रत्न दे दिया गया। क्योंकि भारत रत्न देने से लगेगा कि यार देखो मुसलमानों के साथ जाती हो गई है, मस्जिद टूट गई है, और प्राइम मिनिस्टर जो है एक हिंदू है और कांग्रेस का है। तो आपने 92 में उन्हें भारत रत्न दिया। 93 में इलीगल तरीके से, क्योंकि हमने जब उस पर आरटीआई डाली, राइट टू इंफॉर्मेशन जो एक्ट हमारे यहां बना है, उसके तहत हमने पूछा कि भाई ये माइनॉरिटी कमीशन क्यों बना और कैसे बना, तो मालूम है सरकार ने हमें जवाब दिया कि इसका कोई बेसिस ही नहीं है, देयर इज नो बेसिस। एक दिन यकायक ये लगा कि आज मुसलमान, क्रिश्चियन, हिंदू, सिख और पारसी ये माइनॉरिटी में है। ये एक मुसलमान लीडर के दिमाग में ये पैदा हुआ और उन्होंने डाल दिया, और ये बात किसी चैलेंज नहीं की, क्योंकि मुसलमानों को अपीज करना था, क्योंकि मस्जिद टूट चुकी थी। तो कहीं ऐसा ना हो कि मुसलमान नाराज हो जाएं, तो आपने 93 में माइनॉरिटी कमीशन बना दिया। 95 में आपने वक्फ एक्ट पास कर दिया और बताया नहीं किसी को ये वक्फ एक्ट क्या है। 2013 में उसे और मजबूत बना दिया। तो आपने तो भारत को, इस मुल्क को बेच दिया है। आपने तो एक दूसरे डिवीजन की तैयारी कर दी है। और इस बार तो पहले तो यह हुआ कि जिन्ना ने तय किया था कि ये हिस्सा पाकिस्तान बनेगा। इस बार तो आपने, इस देश की सियासत ने, सेकुलर लोगों ने, लिबरल लोगों ने इस मुल्क की जमीन ही जिहादियों को बेच दी है, जो अपने उस एजेंडे पे चल रहे हैं। उन्हें इस वक्त अलग मुल्क नहीं चाहिए, और वो तो खुलेआम अपने भाषण में कहते हैं कि इस बार हिंदू को तय करना है, वो कहां जाएगा। तो धीरे धीरे इस देश में लेजिस्लेटिव जिहाद, पार्लियामेंट जिहाद, जुडिशियल जिहाद, इसके माध्यम से यहां रहते हुए ऐसे हालात हैं कि आप और मैं कुछ नहीं करने वाले। हमने जुडिशरी के हिसाब से, पार्लियामेंट के हिसाब से, लेजिस्लेशन के हिसाब से हमने उन ताकतों को और मजबूत कर दिया है। और इसीलिए आपने देखा होगा, ये लोगों को नहीं पता, ये जो सरकार की खाली पड़ी बंजर जमीनें पड़ी हुई हैं दूर दराज में, जहां कोई जाता नहीं है, वहां मस्जिद बन जाती है। अब आपने उस जगह मस्जिद बना दी और 500 एकड़ का जमीन घेर करके उसकी आपने बाउंड्री बना दी। अब वो कोई पड़ी है, कोई पूछ रहा है, लेकिन कुछ दिन बाद जब पता चलेगा तो ये तो वक्फ प्रॉपर्टी है। तो सरकार की जमीन अरबों खरबों की एक मस्जिद बन गई, प्रॉपर्टी बन गई। मस्जिद का क्या है, इस बहाने से इस देश में इलीगल मस्जिद बहुत बन रही, मजारें बन रही हैं। हम इतना ओपन है कि मतलब संजय पार्क है दिल्ली के अंदर, वो पूरा एकड़ जंगल, उस जंगल के अंदर जाकर के वहां गए, थानेदार को कुछ पैसे दिए, थानेदार उधर आया ही नहीं 2 महीने तक, और उन्होंने वहां एक मजार बना दिया। अभी किसकी मजार है? फिर वहां पे ढोलक बजने लगी, उर्स होने लगा। तो ये इस तरीके की चीज है। इसलिए लैंड जिहाद, लव जिहाद, ये इस देश में खुल्लम खुल्ला हो रहा है। अब जो लोग इस पे सवाल उठाते हैं, उस पे कहते हैं तो ये सिस्टम बहुत दिन तक नहीं चलेगा। ये लिबरलिज्म वाले लोग जब बोलना शुरू करेंगे, जब ये आग उनके घर तक पहुंचेगी, और जब पहुंचेगी तो वो मुल्क थोड़ी बचाएंगे, वो अपनी टिकट लेंगे कहीं और बाहर चले जाएंगे। तो हमें तो यही मरना है ना यार, हम कहां जाने वाले हैं। तो अगर हमको समझ में आ रहा है कि ये हालात ऐसे होने वाले हैं, तो उसको रोकना पड़ेगा। या सारे मुल्क को हम कश्मीर बनने दें, केरल बनने दें, बंगाल बनने दें, और जब तक ये बनते रहेंगे तब तक पुष्पेन जी से लेकर तमाम सारे लोग सेकुलर हैं, बहुत ही मिलिएबल लोग हैं, बड़ी रैशनल बात करते हैं। इसलिए ये तमाम समस्याएं हो रही हैं।
मैं समझता हूं कि आपने जो सवाल पूछा है उसमें बहुत सारी चीजें हैं, और मैं आपको कहीं आप कमजोर न पड़े आरिफ भाई। जो आपने सवाल पूछा है उसकी एक एक क्लॉज बाय क्लॉज मैं आपको लिख के भेजूंगा, और भारत के जो संविधान है उसका पेज नंबर भी आपको बताऊंगा, ताकि वो तमाम सारे लोग आपको घेर ना सकें और ये ना आपके ऊपर सवाल कर सके कि कोई आपका इसमें हिडन एजेंडा है। और आपका कोई हिडन एजेंडा नहीं है। आपका एजेंडा तो उसी दिन पता चल गया था जब आपने ये फरमाया था कि आपको ये पता ही नहीं चला कि आपके पड़ोस में आकर के गजनवी सोमनाथ को लूट के ले गया। उस सोमनाथ के हकदार तो आप थे, आपकी जमीन पे बना था। तो आपको बाद में पता चला कि यार ये तो हमारे घर लूट के ले गया, इसका हिंदू मुसलमान से कोई मतलब नहीं है। तो एक नहीं, बहुत सारे पाप हैं संविधान में, बहुत सारी गड़बड़ियां हैं जो उस वक्त भी दबाव में आई। लेकिन हम कहते हैं कि मोरल लेस ठीक है, लेकिन ऐसी गड़बड़ी ना होने जिससे मुल्क ही खत्म हो जाए। इस मुल्क की रूह को आप खत्म कर दें, फिर बचेगा क्या? भाई हम तो साफ कहते हैं, तुमने मुल्क बनाया पाकिस्तान, इस्लाम को तुमने उसका मुंह बनाया हमारा, लेकिन तुम बता दो इस्लाम, पाकिस्तान इज ए प्रॉस्परस स्टेट। 57 मुल्कों में से कोई बीजेपी का, आरएसएस का आदमी जाता है? ईरान, इराक, लीबिया, कुवैत, कोई जाता है? वहां कोई नहीं मिलता, आपस में मार रहे हैं यार। कहीं तो अल्लाह के बंदो, कहीं तो अमन चैन रखो यार, अल्लाह के नाम पे ही रखो यार। तुम मोहम्मद साहब का कोई कार्टून बना देता है, तुम आग लगा देते हो लाहौर में। अरे लाहौर वालों का क्या लेना देना है? जहां कार्टून बनाया है, अगर अल्लाह के बारे में या नबी के बारे में तुम्हारी सेंसिटिविटी इतनी हाई है, टिकट लो, वीजा लो, डेनमार्क में जाके मार के आओ ना। तुम डेनमार्क में कोई गंदगी करता है और तुम उसको अपने मुल्क को क्यों जलाते हो यार? मेरे मुल्क में क्यों जलेगा अगर फ्रांस के अंदर किसी ने कार्टून बनाया है? आप जाइए फ्रांस को मारिए भाई। आप हिंदुस्तान को क्यों जला रहे हैं यार? ये तो हमने बनाया है यार, ये रेलें हमने पैदा, हमारे टैक्स से बनी है यार। और आपको लगता है कि नहीं, तो आप या तो ये कहिए कि आपके दिल के अंदर कुछ और है और आपको बहाना कार्टून चाहिए, तो आपको हिंदुस्तान में आग लगानी है। तो ये अब नहीं होने दिया जा रहा, इसलिए लिबरल्स बहुत परेशान है। इसलिए वो जो भी आदमी हम जैसे हैं, आरएसएस हैं, जीटी हैं, सुशील पंडित हैं, सबको घेरेंगे कि हम कश्मीरी पंडितों के मरने की बात ना करें, सिर्फ अखलाक की बात करें। हम राहुल राजपूत को मार देंगे क्योंकि वो मुसलमान लड़की उससे प्यार करती थी। अंकित सक्सेना को मार देंगे क्योंकि मुसलमान लड़की उसको प्यार करती थी। तो सवाल यह है कि हिंदू लड़की मुसलमान से प्यार न करे तो भी मरना है, और हिंदू लड़का मुसलमान लड़की से प्यार करे तो भी मरना है। तो बात यह है कि कटना खरबूजे को ही है, चाहे छुरी खरबूजे पे गिरे या खरबूजा छुरी पे गिरे। तो आपने बल्लभगढ़ में उस लड़की को इसलिए मारा कि वो उस मुसलमान लड़के से प्यार नहीं करना चाहती थी, वो उसे कन्वर्ट करना चाहता था, आपने गोली मार दी। आपने 18-19 साल के लड़के को, राहुल राजपूत को, इसलिए मार दिया कि उससे एक मुसलमान लड़की प्यार करती थी। ये अजीब डॉगमा है भाई। और टेलीविजन पे आकर के नीले पीले कपड़े पहन के, कोई केसरिया कपड़ा पहन के आएगा, कोई काला चश्मा लगाएगा, कोई छोटी दाढ़ी होगी, कोई लंबी, लेकिन बकवास सब एक ही टाइप करेंगे। इस्लाम में ये नहीं है, इस्लाम में वो नहीं है। लगता है यार इस्लाम इनके पास ही है। और अब तो पूरा हिंदुस्तान में लोग, हिंदू खासतौर से, कुरान शरीफ पढ़ना शुरू कर दिया उन्होंने कहा भाई हम भी तो पढ़े, कहां क्या लिखा हुआ है, तो नहीं बता पाते। तो ये झगड़ा चलेगा। अरे भाई एक थोड़ी सी माजरत के साथ एक छोटी सी बात आपसे शेयर करनी है जी। आप चाहें तो उसको निकाल दीजिएगा। 7 बजे मुझे लाइव रहना है रिपब्लिक पे, 7 बजे हिंदुस्तानी वक्त के हिसाब से। तो आप उस हिसाब से सवाल पूछ लें मुझसे, मैं जवाब दे दूंगा। जी। यानी आपके पास टाइम कब तक है? अभी 6:20 हुए हैं। 7 बजे से मुझे लाइव रहना है रिपब्लिक टीवी पे। बस ठीक है, तो मैं आधा घंटे में नपेट लेता हूँ। आपसे प्लीज हैं मेरे पास। लव जिहाद का आपने जिक्र किया। अभी पिछले दिनों मुझे लंदन से एक साहब का फोन आया, बहुत परेशान थे। उनकी बेटी को किसी पाकिस्तानी ने वर्गलाया, 18 साल की बेटी है, वो घर छोड़ के सामान लेके चली गई, और इन्होंने बहुत कोशिश की, उसका अता पता नहीं मिल रहा था। वहां पे हमने देखा निकिता तोमार के साथ क्या हुआ। ये एक आम चीज है। जरा आज की नौजवान नस्ल को, खासतौर पे लड़कियों को, इस हवाले से थोड़ा ज्ञान दें कि किस तरह हम इनको समझाएं कि सब चीजें गलत हैं। इंटर कम्युनल शादी गलत नहीं है, लेकिन ये लव जिहाद जो है बड़ी एक बीमारी है। अरे भाई, ये लव जिहाद का जो टर्म है, ये बीजेपी, आरएसएस, किसी हिंदू तंजीम ने नहीं दिया। केरला जो
हिंदुस्तान के तमाम सूबों में जहां लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा है, मोर देन 90% लिटरेसी रेट है, वहां उस सूबे की जो वहां की हाई कोर्ट में एक मुकदमा गया और वो कुछ इसी तरीके का मुकदमा था। ये उस जज ने पहली बार कहा, दिस इज ए केस ऑफ लव जिहाद। दिस पर्टिकुलर टर्म्स क्वाइंड बाय ए जज इन केरला, नॉट बाय एनी XYZ। इसमें सिर्फ एक ही बात है कि अगर आपको मोहब्बत के बारे में तो कहीं नहीं बताया गया ना कि साहब ये मोहब्बत ऐसे होगी वैसे होगी। अगर मोहब्बत की डेफिनेशन होती तो फिर वो मोहब्बत ही ना कहलाती ना। दुश्मनी के तो कई रीजन हो सकते हैं, मोहब्बत का कोई रीजन नहीं होता, कोई रीजन नहीं होता साहब कि साहब इनसे मुझे इसलिए, वो एक मोहब्बत अलग हो गई कि किसी को किसी के पैसे से इश्क है तो फिर तो वो उसमें कोई एजेंडा हो सकता है। मैं उस पर बात नहीं करना चाहता। मेरा जो कहना है, कोई लड़की कोई लड़का किसी से मोहब्बत करे कोई दिक्कत नहीं है, शादी करे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो भारत में ट्रेंड पिछले हम 10 साल से देख रहे हैं, वो ये देख रहे हैं कि सैफ अली खान साहब अमृता से शादी करें, उसके 2 बच्चे हो जाएं, उसको तलाक देने किसी ने नहीं पूछा। फिर उन्हें करीना कपूर अच्छी लगी, उनसे शादी करें, वो उनका जाती मामला है। लेकिन नीचे क्या हो रहा है, नीचे हो ये रहा है कि लोग शादियां करने के नाम पर पहले तो आप अपना नाम बताते हैं कि मेरा नाम राहुल है, और आप हाथ में एक कलावा जो है, हिंदू अक्सर पूजा करने जाते हैं तो ये कलावा बांधते हैं, आप ये बांधते हैं, आप उसे गलत नाम बताते हैं। और उसके बाद फिर वो आपके वो मोहब्बत हो जाती है, या वो आपस में कोई भी एक ऐसी सिचुएशन हो जाए कि वो मोहब्बत करने लगते हैं, वो ठीक है, हमारा उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। बट पॉइंट सबसे बड़ा ये है कि भाई, आप जिस लड़की से मोहब्बत करके शादी करते हैं, नाम बताते हैं, फिर आप उसकी हकीकत बता देते हैं, फिर आपको नाम बताना पड़ता है, फिर उसके बाद में वो लड़की एडजस्ट कर लेती है, फिर पता चलता है कि आप उससे कहते हैं कि इस्लाम कबूल करो, तुम्हें नमाज पढ़नी है। और कहीं कहीं ये एक्सेप्टेबल हो जाता है, और जहां एक्सेप्टेबल नहीं होता और वो लड़की इसको मना कर देती है, तो अभी मैं आपको इतनी बड़ी खबर बताता हूं जिसके बारे में चर्चा नहीं हो रही है। और ये एक नहीं, 20 किस्से हैं। अभी 1.5 महीने पहले ये सोनभद्र करके जगह है उत्तर प्रदेश में, वहां एक घटना घटी है। उससे पहले पंजाब में एक घटना घटी। पंजाब में एक अच्छे बड़े घर की लड़की, उस मोहल्ले में जहां कोई एक लड़का काम करता था, उसने अपना नाम उसे कुछ बताया होगा, और वो कोई, उसकी जो इकोनॉमिक बैकग्राउंड थी लड़के की बहुत वीक थी, इश्क हो गया। वो लड़की अपने घर से 25 लाख के जेवर लेके उस लड़के के साथ चली गई। उस लड़के ने उसे अपना हिंदू नाम बताया, वो मेरठ आया, मेरठ के में एक छोटे से कहीं कमरा लिया और उसमें वो रहने लगे। उसने कहा कि अभी ऐसा है, मैं अपने घर वालों को बताऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। और कुल मिलाकर के जब वो घर वालों को बात पता चली तो उन्होंने कहा कि भाई ये इसको इस्लाम कबूल करा दो और ये रहेगी। तो जब उसे इस्लाम कबूल करने के बारे में जब कहा गया तो वो लड़की ने थोड़ा सा रेजिग्नमेंट शो किया, क्योंकि उसने कोई ये सोच के तो किया नहीं था कि इस्लाम से उसे कोई नफरत है। लेकिन उसको ये लगा कि भाई इस लड़के ने मुझे गलत नाम क्यों बताया, अपना अपने बारे में क्यों सारी बातें सच नहीं बताई। और जब उसने मना कर दिया तो कैन यू बिलीव दैट, ये पोल कैसे खुली, बात खत्म हो गई, लोगों को पता नहीं चला। मेरठ में एक दिन, ये घटना अभी 4-5-6 महीने पहले खुली है। मेरठ में कुछ कुत्ते एक दिन किसी लड़की का हाथ खा रहे थे। लोगों ने देखा कि ये यहां हाथ लड़की का खा रहे हैं, ये कुछ कुछ वो पड़ा हुआ है। तो फिर वो शोर हल्ला मच गया और फिर वो ढूंढा ढांड हुआ कि क्या हुआ, कहां है, ये करें। तो पता चला कि मेरठ के गन्नों के खेत के अंदर एक औरत का जिस्म मिला है, उसकी गर्दन गायब है। उस एसएसपी ने इसकी पूरी इंक्वायरी की और कहा कि भाई ये कैसे हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि भाई ये पता करो कि यहां इस गांव के लड़के जो थे ये कहां कहां नौकरी करते हैं, कोई लिंक जरूर हो सकता है। अब वो इतना साइलेंटली चलता रहा, तब पता चला कि उसमें से कोई एक लड़का था, वहां था। फिर वो वहां गए, फिर उस शहर में जाके उन्होंने पूछा तो वहां एफआईआर का पता चला कि किसी की लड़की के गायब होने की खबर है। कुल मिलाकर के वो एक लंबी कहानी के बाद ये पता चला कि वो जालंधर की कोई लड़की थी। उनके माँ बाप ने रिपोर्ट लिखाई, वो पता ही नहीं चली अब कहां जालंधर और कहां मेरठ। तो फिर वो खुदाई हुई और उसमें चीजें देखी गई और फिर वो धीरे धीरे उस लड़के को पता गया, फिर वो लड़का पकड़ में आ गया। तब ये पता चला कि उस लड़की ने इस्लाम कबूल करने से मना कर दिया था। तो 25 लाख के गहने उन लोगों ने रख लिए और उसके बाद में वो भाग गया और वो लड़की को मार दिया।
तो सवाल ये है, एक हिंदू बाप के नाते मुझे लगता है उसे पूछने का अधिकार है कि तुमने मेरी लड़की के साथ इश्क किया, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन यार मेरी लड़की को मार दिया तुमने सिर्फ इस बुनियाद पे कि वो मुसलमान नहीं बनी। तो ये किस लिए तुम्हें मुसलमान बनाना था भाई? ये जो हमारे यहां अभी सोनभद्र में मार दिया 22-23 साल की लड़की को, उसमें तो कमाल, उन्होंने कहा प्रिया नाम की लड़की थी, उससे शादी की, जब उसको कन्वर्ट करने के लिए उससे कहा गया ये करना, उसने मने कर दिया। वो उसका हस्बैंड जो था लीगल, उसने एक लड़के को बुलाया साथी को, दोनों ने रेप किया उसके साथ में और उसके टुकड़े करके उसको सूटकेस में बंद करके एक जगह जाके दफना दिया। वो तो कुछ दिन के बाद जब रिपोर्ट पता चली और योगी सरकार है प्रोएक्टिव हो गई तो पता चला। तो ये क्या चीज है? इसको सोसाइटी मुसलमान किस तरीके से लेते हैं? ये कोई बहुत ब्रावो किस्म का काम है, कोई मर्दानगी का काम है ये? तो फिर ये क्या है? इसका मतलब है कि आप हिंदू लड़की को शादी करके उसे मुसलमान बनाना चाहते हैं। क्या मुसलमानों में लड़कियों की कमी है? करिए ना आप, फिर मुसलमान लड़कियां किससे शादी करेंगी अगर आप नहीं करेंगे तो इसका ये जिहाद के एंगल से, भाई आप मस्जिदों से अनाउंस करते हैं, मौलवी आते हैं, वहां लड़के जो पकड़े गए उन्होंने कन्फेस किया कि तय हुआ है कि साहब हमें इसमें पैसा मिलेगा, हमें मोटरसाइकिल मिलेगी, कास्ट के हिसाब से तय कर दिया है, ब्राह्मण की लड़की को फंसाओगे तो, ठाकुर की लड़की को फंसाओगे तो, लेकिन कोई दलित की लड़की नहीं फंसाता क्योंकि उससे इकोनॉमिक गेन नहीं है, किसी बैकवर्ड की लड़की को नहीं फंसाता। तो ये एक तरीके से आप एक ऐसे रिश्ते को, जिस रिश्ते में किसी को कोई बाउंडेशन नहीं है, जिस रिश्ते में ना कोई मजहब है, ना कोई जात है, ना ऊपर है नीचे, उसके बहाने करके आप ये करते हैं और सोसाइटी उस पर मौन रहती है। तो क्या आप उसी तरीके से जो लैंड जिहाद चल रहा है कि मस्जिदें बना दो, फिर उसको मस्जिद तोड़ नहीं सकते कि सेकुलर सरकार है, फिर सरकार चुपचाप रहती है कि नहीं 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 बोलना है, नहीं बोलना है। तो इस तरीके की चीजों पे ये जो जिहाद का मामला है, अगर किसी की लड़की की कोई शादी किसी से करे, जाए रहे, हजारों फैमिली हैं। शर्मिला टैगोर ने पटौदी से शादी की, किसी ने सवाल पूछा? नरगिस ने शादी की सुनील दत्त से, लेकिन उसने जब शादी की तो हाजी मस्तान ने बुलाया सुनील दत्त को अपने पास। ये उनकी अपनी बायोपिक जो बनी है उसी में कह रहे हैं वो। सुनील दत्त को हाजी मस्तान ने बुलाया और कहा कि तुमने नरगिस से शादी क्यों की? तो उन्होंने कहा बेफिक्र रहिए, मैं उसे बहुत अच्छी तरह रखूंगा। हाजी मस्तान कौन होता है ये पूछने वाला? तो सवाल ये कि हिंदू तो कोई पूछ नहीं रहा कि तुम अच्छी तरह रखोगे नहीं रखोगे। और ये केस हिंदुस्तान में आए दिन हो रहे हैं, आए दिन हो रहे हैं। अगर ये लव जिहाद नहीं होता तो आप मुझे बताइए कि हिंदुस्तान के दो लोग, एक दलित फैमिली की लड़की और एक मुसलमान, दोनों ने हिंदुस्तान की सिविल सर्विस में टॉप किया, दोनों में शादी हुई। शादी होने के 2 साल बाद पता चला कि वो मुसलमान साहब जो थे, उस दलित लड़की जो कि आईएएस बन गई थी, उसे पीटते थे कि तुम अपना नाम बदलो। ये पढ़े लिखे सिविल का जो सर्विसेज का जो एग्जाम है उसे पास करने की बात कर रहा हूं। उसको पीटा पाटा, उससे कहा कि नहीं तुम नाम बदलो अपना और इस्लाम की तरह लो। उसने, लड़की ने मने कर दिया, वो पढ़ी लिखी लड़की थी, दोनों में तलाक हो गया। तो पढ़े लिखा मुसलमान, जाहिल मुसलमान, कमजोर मुसलमान, सब जगह यही है। तो इसका मतलब है कि यू आर अननेसेसरली क्रिएटिंग ए डिस्कॉर्ड अमंग द सोसाइटी। जो काम नॉर्मल होते थे, जो कभी लोग पूछते भी नहीं थे, कभी नहीं पूछते थे भाई किसकी लड़की ने किससे शादी की, उनके माँ बाप की राजी है, लड़की की राजी है, ठीक है, दिस ओके फाइन। लेकिन अगर जब इसके पीछे ये क्राइम निकलने लगे तो लोगों को लगने लगा कि यार ये तो किसी एजेंडे के तहत हो रहा है। तो लड़के के घर वाले नहीं बोलते, लड़के के घर वाले लड़के को डिसोन नहीं करते, तो आप तनिष्क में ऐड बना करके मूर्ख किसको बना रहे हैं? तो तनिष्क का ऐड कोई टाटा ने नहीं बनाया था, उस क्रिएटिव कंपनी के जो साहब थे वो मोइनुद्दीन खान साहब थे। तो मोइनुद्दीन खान साहब को जमीनी हकीकत तो ये थी, लेकिन तनिष्क के ऐड में वो दिखा रहे हैं, क्या कहते हैं कि साहब कितनी जबरदस्त शादी एक्सेप्टेबल है, हिंदू लड़की आती है तो उसकी सास जो है कितना ख्याल रखती है। वो सास कहां चली जाती है जब आज से 2 महीने पहले एक लड़का लाखों रुपए की ज्वेलरी लेकर के, एक लड़की हिंदू की, दुबई भाग गया और उसके घर वालों ने उस लड़की को घर से निकाल दिया। उस लड़की ने उत्तर प्रदेश की विधानसभा के गेट के बाहर पेट्रोल डाल के आग लगा दी। वो जलती हुई दिखाई गई लाइव, पुलिस वाले उसे बचा रहे थे। आप मुझे बताइए कौन मां बाप अपनी लड़की को इस हालत में देखेगा? अब इसका उस पर जुनून सवार हुआ है, जो भी कह लीजिए, लेकिन वो तब उसने नहीं सुना। लेकिन एक बाप की हैसियत में देखिए ना, कि आप तो रोकेंगे ना। और आपको अगर ये पता चल जाए कि ये काम इस शहर में, इस मोहल्ले में, इस सोसाइटी में अगर ये हो रहे हैं, तो आप उसको जब रोकेंगे तो आप कम्युनल कहलाएंगे। आपका वो कम्युनल एंगल नहीं है। क्या आप किसी मुसलमान को भी अपनी बेटी देंगे तो क्या ये सोच के देंगे कि ये खानदान इसको मार देगा, तो दे देंगे क्या आप? तो आपके अंदर डर तो होगा ना, आप रोकेंगे तो ना, आप समझाएंगे ना।
लेकिन जब दो अलग अलग मसलों को मामला समझाने की बात हो तो देखिए साहब, हिंदू जो है वो अपने इस तरीके की बात करता है। अरे भाई, इसलिए कर रहे हैं कि उनके घरों की बेटियां मारी जा रही हैं। दहेज में भी हिंदू हिंदू परिवार में शादी होने के बाद अगर कोई हिंदू परिवार उस बहू को मार देता है तो भी तो गुस्सा आता है। ये सिर्फ इसलिए कि सब मुसलमान के साथ शादी कर ली इसलिए, तब उस सगे आपस में ब्राह्मणों में फैमिली में शादी हो जाए और लड़की को कोई दहेज के मामले में मार दे तो गुस्सा नहीं आएगा आपको, बुरा नहीं लगेगा आपकी लड़की को मार दिया। तो उसको कमलल रंग देना भी मैं गलत मानता हूं, लेकिन आप इस एजेंडे के तहत कर रहे हैं। तो वो हाजी, काजी, मौलवी तम क्यों नहीं समझाते हैं भाई ये क्या कर रहे हो? ये कन्वर्जन की क्या प्रॉब्लम है यार? और कन्वर्ट नहीं होगी, और कन्वर्ट हो जाएगी मान लीजिए, अगर उसका नाम आयशा हो जाएगा तो क्या उसमें नई बात पैदा हो जाएगी? क्या उसका डीएनए बदल जाएगा क्या? तो ये इसको कहीं तो रोकना होगा ना। सोसाइटी में डिस्कॉर्ड है, जिनकी जवान बेटियां गायब हो रही हैं, भाग रही हैं, और ये भी नहीं है कि भाग के ये पता चले कि साहब वो बहुत खुश रह रहे हैं, पता चला कि वहां तो मर चुकी है उनकी बेटी, पता ही नहीं है। तो आपकी दो शादियां पहले से है, एक शादी। तो ये जो है ना, ये लव जिहाद का मामला इसलिए हो रहा है कि आज ये खुलेआम होने लगा है। कॉलेजेस के बाहर लड़के घूम रहे हैं, कोई राहुल नाम बता रहा है, कोई अभिषेक नाम बता रहा है और घुमा रहे हैं। फिर आप एक ऐसी सिचुएशन कर देते हैं कि वो लड़की उस पूरे कंसर्न से बाहर नहीं निकल पाती है और आखिर में पता चलता है कि वो हो गया। तो भाई अब अब आखिर में वही कानून का तो आखिरी सहारा है, उसके अलावा क्या सहारा है? ये तो नहीं कहा ना योगी ने क्या कहते हैं देखते ही गोली मार देंगे भाई, लेकिन कानून के अंदर कोई प्रोविजन रखेंगे नहीं रखेंगे? कन्वर्जन आप कर रहे हैं तो उसमें कोई प्रोविजन होगा नहीं कि नहीं होगा? आप गए, आपने किसी को 500 रुपए दिए, किसी गरीब आदमी से कहा कि तुम आज से मुसलमान हो गए, कलमा पढ़ लिया, तो उस पे कानून बना हुआ है कि नहीं बना हुआ कि कन्वर्जन के पीछे ये चीजें होंगी, इसके अलावा कन्वर्जन नहीं माना जाएगा? तो एंटी कन्वर्जन लाओ लाओ तो कहेंगे साहब ये मुसलमानों के खिलाफ है। अरे जिसको कन्वर्ट होना है वो हो जाए, चला जाए, मने कौन कर रहा है भाई? लेकिन वो कन्वर्ट होकर जा रही है और उसे आप मार रहे हैं। तो ये लव जिहाद का मामला जो है, ये सोशल लेवल से चला गया हाथ से निकल के। एक मामले होते हैं जो सोसाइटी खुद सुलझा लेती है, लेकिन सोसाइटी सुलझाने में इनकॉम्पिटेंट है, इसलिए फिर वो हाथ से निकल गया। ये दहेज के मामले अगर होते तो लोग घरों में सुलझा लेते कि भाई दहेज के मामले में हम कैसे इसको बर्दाश्त करेंगे, हमें उनका बाइकआउट करना है। लेकिन समाज जब कमजोर होता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट बाद में आती है ना। रेप आज सड़क पे हो रहे हैं, लेकिन रेप होने के इतने सारे कानून है तब भी रेप नहीं रुकते ना। लेकिन एक डर तो है, एक क्लॉज तो है कि देना पड़ेगा। ये ट्रिपल तलाक का कानून बना, अगर इतना ही डर अल्लाह से होता तो ट्रिपल तलाक में लोग चाय ठंडी हो गई, पानी गर्म हो गया, इसमें तलाक ना देते ना फिर। तो कानून बनने के डर से कि यार अब सजा मिलेगी, तो कम से कम वो एक साइकोलॉजिकल है, इसलिए लव जिहाद पे उत्तर प्रदेश ने कहा है कि हम इस पे कोई कानून बनाएंगे। अगर दो लोग अपनी सहमति से रह रहे हैं, कोई झगड़ा नहीं है, कोर्ट नहीं जा रहे, कचहरी नहीं जा रहे, थाने में नहीं जा रहे, तो उसको किसी को क्या मतलब है आप अपने घर में कैसे रह रहे हैं? किसी को कोई एतराज नहीं है। इसलिए जो आपने दो टॉपिक रखे, सनातन धर्म और भारतीय सभ्यता को बचाने के लिए क्या बदलाव करने की जरूरत है, तो सनातन क्या है? सिर्फ सनातन की कोई किताब नहीं है, सनातन कोई मजहब नहीं है, सनातन प्योर साइंस है। और ये दुनिया साइंस से चल रही है, जिसे हम साइंस कह सकते हैं। और क्योंकि जब हम किसी चीज के बारे में अरे भाई नहीं जानते हैं तो हम ये कहते हैं भाई ये ऊपर वाले की कुदरत है, ये उसका निजाम है, हम यही कहते हैं। और जब हम अपनी खोजों से, पढ़ाई से जब ये ढूंढते हैं कि अच्छा ये जमीन घूमती है चारों तरफ या सूरज घूमता है चारों, ये तो आपको साइंस ही बताएगी, पढ़ाई बताएगी, नहीं तो अल्लाह की कुदरत की वजह से सब कुछ चल रहा है। अगर इंसान का बस चले तो सूरज भी बना देता अब तक, पेड़ भी उगा देता अब तक, लेकिन वो नहीं कर पा रहा। और कोरोना ने ये साबित कर दिया कि तुम कितने भी अकलमंद हो जाओ, लेकिन ये बाकी सब कुछ नहीं कर सकते हो। एक ही झटके में इंसान की पूरी साइंस को जमीन पर दे मारा उन्होंने। आपको समझने के लिए साइंस बनाई है, पूरी सिविलाइजेशन को समाप्त करने के लिए साइंस नहीं बनाई है कि आप बम बनाइए। तो सनातन क्या है? मैं इसलिए कहता हूं मजहब का हिंदी में ट्रांसलेशन धर्म नहीं है। धर्म और मजहब में जमीन आसमान का फर्क है। इसलिए हमारे यहां झूठ बोले गए, पाप किए गए। हमारे नेताओं ने, हमारे दानिश्वरों ने, हमारे इंटेलेक्चुअल्स ने, हमारे राइटर्स ने हमारे साथ ऐसे कर दिया कि हमें यह पता ही नहीं है कि हमारा बाप कौन है। अब हम एक इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स के साथ जी रहे हैं कि हमें पता ही नहीं कि बाप कौन है। जो घर में रहता है वो फादर है
या गवर्नमेंट में जो पढ़ाता है फादर वो फादर है? कौन सा वाला फादर है भाई? क्योंकि फादर के मतलब पिता होते हैं, हमें तो ये समझाया गया। फादर के मतलब वालिद साहब होते हैं, अब्बू होते हैं। तो फिर दो दो अब्बू कैसे हो सकते हैं हमारे? तो हमारी साइकोलॉजी में क्या जा रहा है कि जो घर वाला अब्बू है बेचारा, वो तो घर की कमाई के लिए सुबह निकलता है, रात को आता है। लेकिन जो स्कूल गवर्नमेंट में वाला अब्बू है, वो हमें 8 घंटे तक कुछ ऐसी ऐसी चीजें समझाता है कि हमें लगता है यही असली अब्बू है हमारा। तो सनातन कोई मजहब या नहीं है, कोई पूजा पद्धति का एजेंडा नहीं है, कोई घंटा बजाना नहीं है, प्रसाद चढ़ाना नहीं है, कोई देवी देवता नहीं है। सनातन साइंस है। साइंस इसलिए कह रहा हूं मैं कि आज हम इस दौर में 2020 में आज हम बच्चों को लॉजिक रीजन के बाद अगर बात नहीं समझाएंगे तो वो बच्चा नहीं समझेगा, क्योंकि वो हर चीज की रीजनिंग चाहता है। इसलिए सनातन क्या है, सनातन में बताता हूं आपको। और क्योंकि मैं कह रहा हूं कि मैं कोई बहुत बड़ा सनातन का ज्ञाता या दानिश्वर नहीं हूं, लेकिन आज के दौर में किसी बात को हल्के शब्दों में, सीधे शब्दों में, बहुत कॉम्प्लेक्स बातों में न करके सीधी बात को बहुत आराम से मिसाल देके समझाएंगे तो शायद ज्यादा आसानी से हम समझा पाएंगे। हम उसे बड़े बड़े ग्रंथ, बड़े बड़े उपनिषद पढ़ानेंगे तो सदियां लग जाएंगी, सदियां लग जाएंगी। और वो बच्चा बेचारा नहीं समझ पाएगा कि जो बच्चा आज मैगी खा रहा है, जिसकी 2 मिनट में वो बनती है और 6 मिनट में डाइजेस्ट हो जाती है, हम उसको इतनी बड़ी बड़ी बातें बताएंगे, उसकी खोपड़ी घूम जाएगी बेचारे की। मैं मानता हूं कि आज के दौर के लोगों को कम अल्फाजों में, बिना कॉम्प्लेक्स के, उसकी अपनी जबान में समझाएंगे तो वो समझ जाएगा। अब आर्य भाई कोई जिंदगी में आपके कोई एक रोल ऐसा प्ले करे और आप ऐसे माने कि किसी किताब की आपको जरूरत हो, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, और वो किताब मैं आपको भेज दूं, तो आप उस किताब के मिलने के बाद अपने दिल से मेरा शुक्रिया अदा करने की कोशिश करेंगे, मेरे लिए अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करेंगे, आप थैंक यू कहेंगे, शुक्रिया कहेंगे, और कहेंगे आप जब इंग्लैंड आए तो मेरे घर रहिए, तमाम वगैरह वगैरह आप कह सकते हैं। ये सूरज क्या है? सनातन में 5 चीजों को महत्वपूर्ण माना गया है। 5 चीजें यानी 5 एलिमेंट जिसकी वजह से ये कायनात चल रही है। उसमें सूरज है, पानी है, वायु है, आकाश है और अग्नि है। दीज आर द 5 एलिमेंट जिसकी वजह से ये कायनात चल रही है और हर एक का काम बटा हुआ है। तो सूरज अगर अपनी एनर्जी न दे तो विदाउट एनर्जी लाइफ इज पॉसिबल। तो जब सूरज हमें धूप देता है, गर्मी देता है, एनर्जी देता है, तो जब वो हमें एनर्जी देता है तो हम क्या करते हैं? तो क्योंकि हमारे यहां चीजों को सिंबल से ज्यादा समझ में आता है लोगों के, कि सूरज की तरफ सुबह उठ करके, सुबह 6 बजे, 6:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक सूरज की जो प्योरिटी होती है, उसकी वजह यह होती है कि रात भर पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं और सुबह जब शुरू होती है, लोग सुबह सैर करने जाते हैं, उस वक्त बहुत ह्यूज क्वांटिटी में ऑक्सीजन निकलती है और उस ऑक्सीजन के दरमियान में सूरज निकलता है। और सूरज जब वो किरणें निकलती हैं तो पॉल्यूशन नहीं होता। तो वो किरणों को जब हम देखते हैं अपनी आंखों में और उसके ऊपर पानी चढ़ाते हैं कॉपर के लोटे से, तो उसकी रेज में से जो रेज निकलती है और वो आंखों को लगती हैं, तो आंखों के अंदर की साफ हो जाती हैं आंखें। और उस वक्त सूरज के सामने 5 मिनट अगर खड़े होते हैं और आप आंख बंद करके खड़े होते हैं और सूरज आपके सामने होता है, तो आपकी एनर्जी जो है वो बढ़ जाती है, क्योंकि वो प्योर आपके अंदर एनर्जी जारी होती है। तो उस वजह से हम सूरज को जब ये सब करने के बाद उसके सामने हाथ जोड़ लेते हैं कि वी आर ग्रेटफुल, थैंकफुल टू यू, यू प्रोवाइड अस सो मच एनर्जी, थैंक यू फॉर दिस। अब थैंक यू कुछ लोग शुक्रिया करके कहते हैं, कुछ धन्यवाद करके कहते हैं, कुछ थैंक यू करके कहते हैं, कुछ हाथ जोड़ के कहते हैं बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
कुछ लोग कहते हैं वालेकुम अस्सलाम, हम कहते हैं राम राम। तो एंड ऑफ द डे यू शो योर ग्रेटिट्यूड। तो हमने क्या कहा कि हम तो सूरज की पूजा करते हैं। अरे हम पूजा नहीं करते, हम उस सूरज को हमें रोशनी देने के लिए, हमें एनर्जी देने के लिए उसका शुक्रिया अदा करते हैं, हाथ जोड़ के उसके सामने सर झुका करके। तो सर झुका करके कौन मुसलमान है जो सर ऊपर उठा करके अल्लाह को शुक्रिया अदा करता है? सजदे में जाना जो है वो उसके सामने आप अपने आप को सरेंडर करते हैं कि वी आर ग्रेटफुल, थैंकफुल टू यू। अब आप सर झुकाते हैं सजदे में, वो भी आप किसी का शुक्रिया अदा करते हैं। हमने हाथ जोड़ लिए तो आपने कहा ये तो पूजा करते हैं। पूजा नहीं करते, ताकि इंसान जो साइंस नहीं जानता था, साइंस को कम्युनिकेट नहीं कर सकते थे उस जमाने, तो उनको सिंबल से जोड़ दिया कि भाई सूरज के सुबह हाथ जोड़ने हैं आपको। अब उस बेचारे को यह बताया नहीं गया कि सूरज के हाथ क्यों जोड़ने हैं। इसीलिए मां गंगा कहा गया हमारे यहां, क्योंकि गंगा का पानी पीते हैं, पानी समुद्र का कोई क्यों नहीं पी लेता है? तो मां गंगा को वर्ड मां उसके साथ जोड़ा गया कि ए पुरुष, जिस मां ने तुझे जन्म दिया है, 9 महीने अपने पेट में रखे, जो मां तेरे लिए दुनिया की सबसे पवित्र, सबसे पाक चीज है, इसी तरीके से ये जो नदी बह रही है, इसको तुझे उससे भी ज्यादा पाक रखना है, उसे पोल्यूट नहीं करना। पोल्यूशन वर्ड आज हजारों साल पहले नहीं था सर, उसको इनडायरेक्टली कहा गया कि इसको पाक रखना है। और पाक रखने के लिए क्या कहा कि हमारे शास्त्रों के हिसाब से गंगा नदी हो, जमुना नदी हो, सरस्वती नदी हो, उनको हमेशा ऐसे नामों से जोड़ा गया ताकि हमेशा आदमी के अंदर यह रहे कि देवी देवताओं के नाम से जोड़ा है, लिहाजा हमें इसको गंदा नहीं करना है। आज भी भारतीय परंपरा के अंदर जब आप नदी के किनारे पे जाते हैं तो पैर पहले नहीं डालते पानी में आप, क्योंकि पैर गंदा होता है हमेशा, तो पहले कुछ पानी लेते हैं और उसे अपने ऊपर डालते हैं। उसे हमारे यहां आचमन करना भी कहते हैं। तो उसको डाल देते हैं और फिर उसके बाद में हम उसकी पूजा करते हैं कि ए गंगा मां, तूने हमें पीने के लिए जल दिया, और अगर जल नहीं होता तो जीवन नहीं होता। इसलिए सनातन में पर्यावरण की पूजा होती है, पीपल की पूजा होती है। हमारे संस्कारों में सुबह उठ के जमीन को छू करके माथे से लगाना होता है कि ए पृथ्वी मां, ए जमीन, तूने हमें जिंदा रहने के लिए तरह तरह के खाने दिए, तू न होती तो गेहूं आसमान में नहीं उगता। तो दीज आर द थैंक्स गिविंग टू द नेचर। और ये क्योंकि साइंस को पता चल गया ऑक्सीजन क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ये अब पता चला। जब नहीं पता था तो हजारों हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने, उन्होंने बताया कि देखो पीपल की पूजा करनी चाहिए। पीपल की पूजा करने से वहां सोने के भगवान नहीं मिलेंगे आपको, पीपल की पूजा करनी है क्योंकि वो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। इसलिए उसको जोड़ दिया पूजा से, ताकि इसकी रक्षा करना। इसको पवित्र मानोगे तो तुम उसको प्रोटेक्ट करोगे, तुम प्रोटेक्ट करोगे तो वो ठीक रहेगा, तो वो पानी देगा, वो हवा देगा, ऑक्सीजन देगा। तो आज हमारे यहां दुनिया में क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है, पर्यावरण दिवस मनाने की बात हो रही है। हमारे तो पूरी जिंदगी का जो जीवन शैली है, जो लाइफ का जीने का तरीका, उसमें सारी चीजें डिफाइंड थी। यही सनातन है और कुछ नहीं है। और सनातन जब से ये कायनात बनी है तब से है, और जब तक रहेगी कायनात। ये है, मुसलमान को भी नदी का पानी पीना है, मुसलमान को भी सूरज से रोशनी लेनी है, मुसलमान को भी हवा चाहिए, मुसलमान को भी ऑक्सीजन चाहिए। तो भाई झगड़ा हमारा कहां है? इसलिए हम उसके प्रति ज्यादा थैंकफुल है। ये मंदिरों का कंसेप्ट, ये तो बहुत लेटर स्टेज का कंसेप्ट है, ये तो लेटर स्टेज का कंसेप्ट है। अगर जन्नत का और दोजख का बात न कही जाए तो फिर तो हर आदमी सड़क चलते रेप करेगा, लूटपाट करेगा। उसमें डर बैठ जाए कि भैया तुम बुरे काम करोगे तो दोजख में जाओगे। तो वहां कढ़ाई चढ़ी हुई है, जो आप मौलवी बताते हैं कि वहां जाएंगे वल्लाह, वहां हूरें होंगी अल्लाह, और क्या शराब होगी, और क्या क्या बताते हैं। बताइए कौन सा मुसलमान गया है वहां जन्नत में देखने के वहां बार खुला हुआ है? और यहां जीते जीते कहते हैं शराब पीना हराम है, लेकिन 85 मुसलमानों को मैं टेलीविजन पे दिखा दूंगा बोलते हुए, वहां तो कहते हैं हराम है, लेकिन यहां तो हराम है, लेकिन जन्नत में बनेगी शराब। बताओ, इन्हें तो चौराहे पे खड़ा करके गोली मार देना चाहिए यार। तो आप जन्नत का ख्वाब दिखा रहे हैं उसको, 72 हूरें मिलेंगी उसको। किसने देखी है दुनिया भाई? कहां सुना आपने ये? लेकिन चल रहा है। तो
हम सनातन को मानने वाले हैं, और सनातन जो मानेगा वो आरिफ अजाकिया हिंदू नहीं हो जाएगा। आप सूरज को देख के उसका शुक्रिया अदा जैसी लैंग्वेज में करना चाहे करिए, हमने ये तो नहीं कहा कि हाथ जोड़ के करिए, और हाथ जोड़ना कोई हिंदू का वो नहीं है, ये आदमी का नेचुरल है। आदमी हाथ जोड़ता है मींस आई एम सरेंडरिंग बिफोर यू, आई एम शोइंग माय मैक्सिमम ग्रेटिट्यूड इन फ्रंट ऑफ यू एज ए ह्यूमन बीइंग। इतना ही तो है सर। उसको आपने हिंदू कर दिया, मुसलमान कर दिया, ये क्या इसका कोई मतलब है? हम भी तो मूर्ति के सामने सर झुकाते हैं, आप बेमूर्ति के सामने सर झुकाते हैं। हमें एक सिंबल चाहिए, इसलिए है कि कहीं यहां बैठकर ही पूजा हो, नहीं सड़क पे पूजा लोग करने लगेंगे, हर जगह करने लगेंगे, तो वो मुमकिन नहीं है। ये सनातन है। और आपने जो दूसरी बात कही कि भारतीय संस्कृति सभ्यता को कैसे बचाया जा सकता है, हमारे इतिहास में किए जो बहुत सारे जुर्म हैं उनको जब तक नहीं हटाएंगे, जब तक आप ये नहीं बताएंगे कि भाई ये बताएं कि ये जो इस देश में चल रहा है मामला इतने दिनों से, ये क्या मामला है कि हमने इतने सारे कानून बना दिए, इतनी सारी चीजें बना दी, और उसके बावजूद भी ये चल रहा है कि भाई ये अकबर कौन था, औरंगजेब कौन था, हुमायूं कौन था, बाबर कौन था। अगर ये महान थे तो फिर इस देश के अंदर 30,000 मंदिरों को तोड़ करके मस्जिद बनाने की क्या जरूरत पड़ी थी? क्या वो यहाँ राज करने आए थे कि मंदिर तोड़ने आए थे? तो अगर वो महान है, अगर अकबर महान है, तो महाराणा प्रताप क्या है? तो जब तक आप अपने घर का इतिहास, आपके दादा कौन थे, परदादा कौन थे, अगर उनको सही नहीं होगा तो आज का जो वर्तमान है, जो मौजूदा दौर है, आप कभी उसमें सही नतीजे पे नहीं पहुंचेंगे। अगर आपके खानदान में 50 साल पहले, 100 साल पहले किसी को डायबिटीज की बीमारी थी, तो डॉक्टर पूछता है कि नहीं पूछता है कि आपके खानदान में ये हेरिडिटी थी कि नहीं थी? और अगर थी तो फिर आपका इलाज वो ये सोच के करता है कि भाई ये इनके डीएनए में चली आ रही है। तो आपके अगर डीएनए में बाबर है, अकबर है, औरंगजेब है, हुमायूं है, शाहजहां है, तो फिर आप कैसे नॉर्मल होंगे? तो हमारे यहां हमारा डीएनए कुछ और है, हमें बताया कुछ और जा रहा है। हमारे डीएनए में तो बाबर नहीं है, हमारे डीएनए में तो और अकबर नहीं है, औरंगजेब नहीं है भाई, और जो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं उनके अंदर भी नहीं है। लेकिन उन्होंने अपने असली बाप को छोड़ करके उनको अपना बाप बना लिया है, जिनसे उनका न डीएनए का रिश्ता है, न तारीख का रिश्ता है, सिर्फ इसलिए कि वो हिंदुस्तान में उनको पॉलिटिकली सूट करते हैं। पाकिस्तान से पूछिए ना कि 1947 से पहले तुम्हारे बाप दादा कौन थे? पूछिए कि गजनबी ने अपने कितनी बहनों की शादी मुसलमानों से की थी? गजनबी ने कितने मुसलमानों को यहां करोड़पति बनाया? अगर इतने वक्त तक मुगल यहां आए और मुसलमानों को चाहते थे, तो फिर हर मुसलमान यहां पे फिर तो खरबपति होता। अरे कोई बहुत करोड़ों साल थोड़ी नहीं हो गए मुगलों के गए हुए भाई, तो कहां है? ये भी पिटे, इन्होंने भी जूते खाए। लेकिन हिंदुस्तान में सियासी मामलात के लिए आपने हिंदुस्तान की मेजोरिटी को नीचा दिखाने के लिए आप बाबरी मस्जिद पर लड़ाई लड़ेंगे, आप मथुरा की मुद्दत पर लड़ाई लड़ेंगे, आप विश्वनाथ मंदिर पर लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि आपको हिंदुस्तान की मेजोरिटी को जलील रखना है, इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स में रखना है, नीचे दबा के रखना है, नीचा दिखाना है। और आप समझते हैं कि ये दुनिया में मुमकिन होगा, लिहाजा आप कई सालों के बाद ये रियलाइजेशन लोगों को हो रहा है, तो लोग सवाल पूछ रहे हैं, इसलिए मुसलमान परेशान है। इसलिए भारत की सभ्यता को अगर ठीक करना है, लोगों को यह बताया जाना चाहिए कि राष्ट्र क्या है और राज्य क्या है, यानी स्टेट क्या है और नेशन क्या है। हम इनका फर्क ही नहीं समझ पाते। जो मैंने बताया, जो सनातन है वो स्टेट नहीं है, वो नेशन है। नेशन समाज बनाता है, स्टेट वोट से बनता है, स्टेट सरकार होती है, सरकार कॉन्स्टिट्यूशन से चलती है, उसकी एक पुलिस होती है, उसकी एक जुडिशरी होती है, उसके एजुकेशन बोर्ड होते हैं, वो स्टेट का काम है। लेकिन राज्य और स्टेट में, नेशन में फर्क यह है कि नेशन क्या होता है, उस राष्ट्र की पहचान आपके कल्चर से, आपकी फेथ से, आपके ट्रेडिशन से, आपकी आस्थाओं से, परंपराओं से चलती है, वो इस नेशन है। तो नेशन की हिफाजत समाज को करनी होती है और देश की हिफाजत हुकूमत को करनी होती है।
उसके लिए फौज बनेगी, उसके लिए पुलिस बनेगी, ये कहेगा तो ये कानून बनेगा, ये का। लेकिन मेरी आस्था, मेरा फेथ है कि मैं तिलक लगाऊंगा, मेरी फेथ है मैं चुटिया बढ़ाऊंगा, मेरा फेथ है कि मैं सूरज की पूजा करूंगा, उसमें स्टेट दखल नहीं दे सकती। वो बरसों से है, वो हमारे दादा परदादा परदादा से परदादा वो तमाम करते चले आ रहे हैं, हम वही करेंगे। क्या स्टेट तय करेगी कि हिंदुस्तान के हिंदुओं को जो उनके घर में मौत हो गई है उसके लास्ट राइट कैसे करने चाहिए? ये स्टेट तय करेगी? नहीं करेगी ना। मंदिरों को कब खुलना चाहिए ये स्टेट कैसे तय कर सकती है? स्टेट ये रिक्वेस्ट कर सकती है कि इसे रात में खोलने से लॉ एंड ऑर्डर हो सकता है, इसलिए बंद कर दीजिए। लेकिन फेथ की डेफिनेशन स्टेट नहीं लिख सकती। स्टेट स्टेट को बचाए, कानून है उसको इंप्लीमेंट करे, वो हिंदू हो मुसलमान हो कोई हो, कॉन्स्टिट्यूशन हो उससे मुल्क चले, पुलिस है वो सबके साथ एक साथ व्यवहार करे, उस कानून को कोई मुसलमान तोड़े हिंदू तोड़े उसके लिए वही सजा होगी। एजुकेशन बोर्ड है, यूजीसी है, वो जो भी किताबें होंगी उसको सबको मानना होगा। तो स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होता, उसी को धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। और धर्मनिरपेक्ष अगर सरकार का धर्म नहीं हुआ तो सरकार अराजक हो जाएगी। इसलिए हमारे यहां धर्म का मतलब होता है ड्यूटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी। धर्म डजंट मीन पूजा पद्धति। हिंदू मुस्लिम नहीं है धर्म। इसीलिए राजा का धर्म नहीं होता कोई, यह कहा जाता है। लेकिन राजा का धर्म होता है, मजहब नहीं होता। देयर इज नो रिलीजन ऑफ एम्पर और किंग। लेकिन उसका धर्म होता है, उसकी ड्यूटी होती है कि उसे अपनी प्रजा के साथ क्या करना है, उसे विदेशों से कैसे संबंध रखने हैं, ये उसकी ड्यूटी है। हमारे यहां समझाएगा धर्मनिरपेक्ष। अगर भारत सरकार धर्मनिरपेक्ष हो गई तो हाहाकार मच जाएगा, अनार्की फैल जाएगी। उसको अपनी ड्यूटी नहीं पता क्या करना है, वो किसी के साथ कुछ करेगी, किसी के साथ कुछ करेगी। इसलिए राजा का मजहब नहीं होता, धर्म होता है। और धर्म रिलीजन का हिंदी में ट्रांसलेशन नहीं है। धर्म एक अलग चीज है और मजहब और रिलीजन का ट्रांसलेशन हिंदी में होता है पंथ। ये सब पंथ है। इसलिए रिलीजन और धर्म के बीच में जब आप बात करते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए हम कभी कभी आरिफ भाई अपनी जाती जिंदगी में देखिएगा, लोग आपसे कहते हैं यार आज मैं अपने ऑफिस में ऐसा मसला आ गया कि मैं धर्म संकट में फंस गया, मैं ये करूं या नहीं करूं। तो उसमें कोई पूजा नहीं थी, उसको लगा ये काम सही है या ये बात सही है या नहीं सही है। उसने कहा धर्म संकट में फंस गया। तो धर्म इज नॉट ए पूजा पद्धति। इट मींस उसके लगा ये मेरी ड्यूटी है यार, इसे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो धर्म इज नॉट द ट्रांसलेशन ऑफ रिलीजन। तो इस गलत डेफिनेशन ने हमारे यहां खलफिशार बिछाड़ा है। इसलिए जब ये इकबाल की पोएम है, जब वो कहता है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, मैं कहता हूं इकबाल साहब आपने या तो जानबूझकर या किसी एजेंडे के तहत आपने ये झूठ बोला। मुझे बताइए कि आज मजहब के नाम पे पूरी दुनिया में झगड़ा है कि नहीं? धर्म के नाम पे कोई झगड़ा नहीं हो रहा। आप बताइए हिंदुस्तान में किसी हिंदू को आपने सुना कि आज उन्होंने 50 मुसलमान औरतों को कन्वर्ट कर दिया? क्यों हिंदू कन्वर्ट? उसका कोई कंसेप्ट ही नहीं है, उसे कोई लेना देना नहीं है, उसका कन्वर्जन का फंड ही नहीं है। और हो सकता है इस्लाम में भी ना हो, लेकिन जिस तरीके से कन्वर्जन की मुहिम चल रही है मस्जिदों से, उससे ऐसा लगता है ये इस्लाम का हिस्सा है। कुरान शरीफ में तो कन्वर्जन के बारे में नहीं लिखा गया, और अगर लिखा गया तो बताओ। तो क्रिश्चियनिटी और इस्लाम को ही कन्वर्जन की चिंता है? जो उनके अपने लोग हैं उनको तो रोटी पानी दे नहीं पा रहे। तो कुल मिलाकर के जब मैंने आपसे तय किया था तब ये मामला नहीं था, लेकिन आज शाम को उनके यहां से रिक्वेस्ट आई है, पहली बार उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की है, इसलिए मुझे 7 बजे जाना है। और काफी लंबा भी हो गया। सही है, आपका वो उधर जाना बहुत जरूरी है क्योंकि मामला ऐसे चल रहे हैं। हम वापस फिर कुछ अरसे बाद एक सिटिंग आपके साथ करेंगे, क्योंकि एकदम 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 आरिफ भाई, आपके लिए कोई समय कोई वक्त की किसी किस्म की लिमिटेशन नहीं है। यू आर डार्लिंग फ्रेंड ऑफ माइन, यू आर ब्रदर। आप जब कहेंगे हम आएंगे। आप हमारी वजह से अगर नुक्ता बराबर भी मजबूत होते हैं तो करोड़ों नुक्ते आपके ऊपर नौछावर। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।
और बस ये है कि आपसे सीखते रहते हैं और सीखेंगे, आगे भी सीखेंगे। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू। इसको